तो सबसे पहले आप मेरे साथ आ जाएंगे इन योर बुक ओनली, आपकी किताब में ही पेज नंबर 1 होगा जहां पर चैप्टर नंबर 1 है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। सो इन चैप्टर नंबर 1 you can see there are wide variety of questions starting from question number 1 to question number 27 एंड ये जो आपको बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं मैं एक बार आपको याद दिला दूं। फर्स्ट डे मैंने आपको बताया था दैट दीज थ्योरी क्वेश्चंस cover all the questions which have been covered in exam from November 09 till November 2017 plus there are other important questions जो मुझे लगता है कि important question है, चाहे एग्जाम में नहीं आए हैं लेकिन वो वाले क्वेश्चन भी इसके अंदर बेटा एड्रेस किए गए हैं, राइट। सो इनमें से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम फटाफट से एक बार डिस्कस कर लेंगे सो दैट आपको ये ईज रहे। सो लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें आपसे पूछता है बेटा डिफाइन द फॉलोइंग, इट सेज इंप्यूटेड कॉस्ट एंड द कैपिटलाइज्ड कॉस्ट। तो दो तरह की कॉस्ट लिखी है क्वेश्चन है, इंप्यूटेड कॉस्ट एंड कैपिटलाइज्ड कॉस्ट। पढ़ने के लिए हम जो इस बुक में आपको मैंने आंसर दिया वहीं पर चलेंगे। अगर हम देखते हैं इंप्यूटेड कॉस्ट, पहले मैं आपको नॉर्मल बता दूं, इंप्यूटेड कॉस्ट का मतलब होता है नॉर्मली वो कॉस्ट जिसके लिए आपने कोई पैसा खर्च नहीं किया है या फिर ऐसा जिसके लिए आउटफ्लो ऑफ कैश डज नॉट अकर। आप देख सकते हैं लिखते हैं दीज आर दी नोशनल कॉस्ट विच डू नॉट इन्वॉल्व एनी कैश आउटले लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, द पेमेंट फॉर विच इज नॉट एक्चुअली मेड इज एन एग्जांपल ऑफ इंप्यूटेड कॉस्ट। क्या मतलब है इसका? हमने 2 दिन पहले ऑलमोस्ट रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट इन फाइनेंशियल अकाउंट चैप्टर किया था, तो उसके अंदर हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था नोशनल एक्सपेंसेस या नोशनल कॉस्ट विच आर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंटिंग ओनली। नोशनल कॉस्ट है, मैंने आपको कहा था कॉस्ट ऑफ दी ओन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो बेसिकली नोशनल कॉस्ट के अंदर वो वाली चीजें आती हैं जो आपके खुद के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट है फॉर विच यू डोंट हैव टू पे द मनी टू एनीबडी। जैसे कि बिजनेस स्टार्ट करते हुए मैंने खुद का ही पैसा लगा दिया सो आई डोंट नीड टू पे द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू एनीबडी बिकॉज मैंने वो लोन नहीं लिया, अपना ही पैसा लगा दिया। लेकिन अगर ये पैसा मैं कहीं और से लेता तो आई कुड हैव पेड सर्टेन इंटरेस्ट जो कि मुझे नहीं देने, तो ये आपका हो गया इंप्यूटेड कॉस्ट। सिमिलरली जैसे कि मान लीजिए आई नीड दिस पर्टिकुलर स्पेस टू कैरी आउट माई बिजनेस, तो इसका रेंट है 1 लाख रुपीज पर मंथ, लेकिन क्योंकि ये प्रॉपर्टी मेरी खुद की है तो आई नीड नॉट पे दिस रेंट टू एनीबडी, लेकिन इट विल बी ट्रीटेड एज द इंप्यूटेड कॉस्ट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऐसे खर्चे की कोई जगह नहीं होती, नॉशनल इंप्यूटेड, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में इन खर्चों को भी टेक इनटू अकाउंट किया जाता है। तो दीज कैन बी सिमिलरली ट्रीटेड एज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दूसरा पॉइंट आपसे पूछा गया था कैपिटलाइज्ड कॉस्ट। कैपिटलाइज कॉस्ट का मतलब क्या रहेगा बेटा? एज द नेम सजेस्ट, ये वो खर्चे जिनको आपने पहले कैपिटलाइज कर दिया था। कैपिटलाइज मतलब आपने इनको रिकॉर्ड किया था एज एसेट्स। So these are the costs which are initially recorded as assets and subsequently treated as the expenses. पहले आपने एसेट ट्रीट किया लेकिन धीरे धीरे आप उसका पोर्शन जितना डेप्रिसिएशन का है उतना धीरे धीरे रिकॉर्ड करते रहेंगे, तो ऐसे खर्चे को कहते हैं कैपिटलाइज्ड कॉस्ट, राइट। वी कम टू क्वेश्चन नंबर 2। ऐसा करेंगे कि हम क्वेश्चन, आप बच्चों के पास बुक तो है ये, तो हम क्वेश्चन बुक से पढ़ते रहेंगे और मैं आंसर वाली शीट आपके सामने रखता हूं। तो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है जो कहता है व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, एन्यूमरेट इट्स ऑब्जेक्टिव्स, राइट। तो कॉस्ट अकाउंटिंग तो हम सीख चुके हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने जितने भी चैप्टर्स के सब में यही सीखा कि हम कॉस्ट को सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं सो दैट वी कैन ट्राई टू कंट्रोल द कॉस्ट। सो कॉस्ट अकाउंटिंग में भी रिगार्डेड एज इट सेज स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। ऐसा क्यों बोला? बिकॉज यूजुअली अकाउंट्स में आप बच्चे फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो ये बिल्कुल सेपरेट है, तो वी कैन से इट्स अ स्पेशल ब्रांच, नॉट अ जनरल ब्रांच, विच इन्वॉल्व्स क्लासिफिकेशन, एक्यूमुलेशन, असाइनमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द कॉस्ट। द मेन पर्पस इज कंट्रोल। क्लासिफिकेशन में आप कह सकते हैं कि आपने आइडेंटिफाई किया और उसके बाद आपने क्लासीफाई किया कि खर्चा डायरेक्ट रहेगा या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट के अंदर फर्दर आप बेटा जानते हैं इट कुड बी डायरेक्ट मटेरियल लेबर एक्सपेंस, इनडायरेक्ट सिमिलरली कुड बी मटेरियल लेबर एक्सपेंस। इन खर्चों को फर्दर ओवरहेड कह दिया जाता है। तो क्लासीफाई आपने किया और उसके बाद क्या किया गया? एक्यूमुलेट, सभी खर्चों को इकट्ठा किया बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू नो कि टोटल खर्चा कितना हुआ है। असाइनमेंट, यहां पर असाइनमेंट का क्या मतलब है कि जितने भी कॉस्ट है, बिकॉज वी नो दैट वी हैव टू रिकवर ऑल द कॉस्ट बाय आइदर सेलिंग द प्रोडक्ट्स और बाय प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। तो बहुत ही जरूरी है कि कॉस्ट को असाइन किया जाए ओवर द वेरियस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड द लास्ट पर्पस बीइंग वी कुड कंट्रोल द कॉस्ट। सो कॉस्ट अकाउंटिंग इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग जो कि ये सारे काम करेगी। दूसरा सवाल आपसे इसी में पूछा गया था, एन्यूमरेट इट्स इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स।
सो नॉर्मल ऑब्जेक्टिव्स अगर हम देखते हैं, जो जनरली हमने सब्जेक्ट पढ़ते हुए प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ बातचीत किया, टू असर्टेन द कॉस्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग करें सो दैट हम प्रोडक्ट की कॉस्ट को पहचान सकें। कॉस्ट को पहचानेंगे तभी आप सेलिंग प्राइस तक पहुंच पाएंगे। वी वांट टू कंट्रोल द कॉस्ट, जैसा हमने कहा कॉस्ट अकाउंटिंग में हम खर्चों को इकट्ठा कर रहे हैं सो दैट वी कुड कंट्रोल। कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन में क्या डिफरेंस है इसके बारे में थोड़ी देर में बेटा बात करने वाले हैं। दिस इज वन ऑफ द वंडरफुल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। अभी के लिए आप ये समझें कि दोनों का मतलब कॉस्ट को कम करना ही होगा। असर्टनिंग द प्रॉफिट ऑफ ईच एक्टिविटी, बिल्कुल सही। पहले 2 पॉइंट में हमने कहा कॉस्ट और सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा, सो डिफरेंस जो होगा वो प्रॉफिट का अमाउंट हमें पता चलेगा ड्यू टू द हेल्प ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग ओनली। एंड द लास्ट इज असिस्टिंग द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, क्योंकि जब आपको डिफरेंट डिफरेंट फैसिलिटीज की कॉस्ट पता चलेगी, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स की कॉस्ट पता चलेगी, तभी मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग ले पाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट है 50 रुपए, लेकिन मेरा कॉम्पिटिटर सेम प्रोडक्ट 40 रुपए में बना रहा है, तो मैनेजमेंट नाउ विल हैव टू टेक द डिसीजन कि इस कॉस्ट को कम कैसे किया जा सकता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है, राइट। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स्ड एंड द वेरिएबल ओवरहेड। बहुत ही आसान क्वेश्चन हम इसको कह सकते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड एज अ नेम सेज दीज टेंड टू बी अनअफेक्टेड बाय द फ्लक्चुएशंस। फिक्स्ड ओवरहेड के ऊपर टोटलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लेवल ऑफ एक्टिविटी जितना मर्जी रख लें, ये खर्चा आपका फिक्स ही रहेगा। जबकि वेरिएबल ऐसे होंगे जिसके नाम में ही वेरी है, तो दीज टेंड टू वेरी विद द वॉल्यूम ऑफ द एक्टिविटी। आप ज्यादा सामान बनाएंगे तो ज्यादा खर्चा होगा, कम सामान बनाएंगे तो कम खर्चा होगा। नेचर विद रिस्पेक्ट टू टोटलिटी, टोटल फिक्स ओवरहेड्स रिमेन सेम एट वेरियस लेवल ऑफ आउटपुट, बिल्कुल सही। एंड टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स डू नॉट रिमेन सेम बिकॉज ये चेंज हो जाते हैं, ये पर यूनिट बेस पर सेम रहते हैं, लेकिन वेरिएबल ओवरहेड बेटा आपका टोटलिटी में चेंज होगा। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो हमारा फिक्स ओवरहेड का ग्राफ कुछ इस प्रकार से रहता था, जहां पर एक सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन टू एक्स एक्सिस दिखती है, मतलब आप आउटपुट जितना मर्जी कर लीजिए लेकिन फिक्स कॉस्ट आपकी सेम ही रहेगी। जबकि वेरिएबल कॉस्ट करते हुए आपकी लाइन इस प्रकार से कुछ जाती थी, यानी कि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी कॉस्ट जो बढ़ती जाएगी, अकॉर्डिंगली वेरिएबल कॉस्ट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। लेकिन व्हेन यू सी विद रिस्पेक्ट टू द पर यूनिट बेसिस, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट आपकी टोटलिटी में सेम है। अगर मैं कहता हूं कि मान लीजिए मेरा फिक्स कॉस्ट 1 लाख रुपए है, मैं यूनिट्स बना रहा हूं 10,000, तो मेरी कॉस्ट पर यूनिट होगी 10। अगर मैं यूनिट्स बनाता हूं 20,000 तो मेरी कॉस्ट रह जाती है बेटा 5 रुपए। अगर मैं यूनिट्स बनाता हूं 40,000 तो मेरी पर यूनिट कॉस्ट रहती है 2.5, क्योंकि टोटलिटी में आपकी कॉस्ट फिक्स है। तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम आती जाएगी अगर आप ज्यादा प्रोडक्शन करते जाएंगे। फिक्स्ड ओवरहेड्स यू सी कीप ऑन चेंजिंग ऑन पर यूनिट बेसिस, जबकि वेरिएबल ओवरहेड रिमेन सेम ऑन पर यूनिट बेसिस। अगर मुझे मटेरियल 1 यूनिट को बनाने के लिए 5 रुपीज पर केजी मिल रहा है, तो मैं जितने मर्जी केजी खरीदूं मुझे 5 रुपीज पर केजी ही देना पड़ेगा, यानी कि पर यूनिट बेस पर वेरिएबल खर्चे आपके चेंज नहीं होते हैं। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बीइंग कि क्या ये पीरियड का खर्चा है या प्रोडक्ट का खर्चा है। तो फिक्स ओवरहेड के लिए बेटा कहते हैं दीज ओवरहेड्स आर इनकर्ड फॉर अ पीरियड, क्योंकि इनका एक पीरियड से रिलेशन, जैसे कि मैं कहता हूं कि मुझे अपनी फैक्ट्री का रेंट देना है, पर मंथ का रेंट है 1 लाख रुपीज, तो उसका प्रोडक्ट से किसी प्रकार का रिलेशन नहीं है, वो उस पीरियड के लिए, उस 1 महीने के लिए मुझे ये खर्चा पे करना ही पड़ेगा। जबकि आपका जो वेरिएबल खर्चा है, दीज आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स एंड नॉट द टाइम पीरियड, यानी कि ये खर्चा आपका प्रोडक्ट कॉस्ट होगा। जितना ज्यादा आप प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करेंगे उतना ज्यादा ही आपका खर्चा होगा। पीरियड से इस खर्चे का कोई रिलेशन नहीं होगा, इट हैज द रिलेशन विद द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, राइट। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन आपके सामने आता है, क्वेश्चन नंबर 4, राइट नोट ऑन एसेंशियल फैक्टर्स फॉर इंस्टॉलिंग अ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। ये कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है क्या, पहले तो इसकी बात करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, जैसे कि आपने बेटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ा, तरह तरह की जर्नल एंट्रीज होती हैं। सबसे पहले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, उसके बाद उसकी जर्नल एंट्री, देन इट इज पोस्टेड टू लेजर, जहां से आप ट्रायल बैलेंस तक पहुंचते हैं और अल्टीमेटली ट्रेडिंग पैनल और बैलेंस शीट तक पहुंचते हैं। प्रैक्टिकली हैंड राइटिंग में, या ऐसा कहूं कि मैनुअल अकाउंट्स कोई भी प्रिपेयर नहीं करता। आज की डेट में सारा काम जो है सिस्टम्स परफॉर्म करते हैं। सिमिलरली कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का भी मतलब क्या है कि ऐसा सिस्टम इन आवर ऑर्गेनाइजेशन जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करता है, उसे हम कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, क्योंकि इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई वेरियस कॉस्ट। जैसे कि हम फिर से कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल, लेबर एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड है, एडमिन ओवरहेड है, सेलिंग ओवरहेड है, एंड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो सकता है यू आर डीलिंग विद वेरियस प्रोडक्ट, तो हर
प्रोडक्ट के डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल, लेबर एक्सपेंस का खर्चा होगा। तो बहुत ही जरूरी है सभी एक्सपेंसेस को समय पर रिकॉर्ड करना और समय समय पर तरह तरह की रिपोर्ट जनरेट करना, सो दैट वी कैन टेक द टाइमली एक्शंस ऑन द वेरियस एस्पेक्ट। तो ऑर्गेनाइजेशन जो सिस्टम अप्लाई करती है, आईटी सिस्टम, कंप्यूटराइज सिस्टम, उसको कहा जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। तो सवाल आपसे किया गया, राइट नोट ऑन असेंशियल फैक्टर्स फॉर इंस्टॉलिंग अ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, यानी कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम लॉन्च करेगी, अप्लाई करेगी, तो एसेंशियल फैक्टर क्या होने चाहिए, मतलब इसकी क्या क्या चीजें आप इसमें कंसिडर करोगे जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम बनाना चाह रहे हैं। एसेंशियल फैक्टर, सबसे पहला पॉइंट है ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल ठीक, आप अपने कॉस्टिंग सिस्टम से ऑब्जेक्टिव क्या है, आप चाहते क्या हैं, उसके बेस पर कॉस्टिंग सिस्टम मैटर करेगा। डिपेंड करता है, आप अगर नेचर ऑफ एक्सपेंस के थ्रू रिपोर्ट चाहते हैं तो उसमें आपको ऐसी फंक्शनैलिटी डालनी पड़ेगी। अगर आप कह रहे हैं कि नहीं, आपको पर डे के हिसाब से रिपोर्ट चाहिए डेली, तो आपको उसमें ऐसी फंक्शनैलिटी डालनी पड़ेगी जो हर डे के एंड पे आपको रिपोर्ट जनरेट करके दे। अगर आप चाहते हैं आपको हर प्रोडक्ट का अलग अलग खर्चा पता चल जाए, तो आपको वैसी फंक्शनैलिटी डालनी होगी। तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में आप क्या चाहते हैं वो डिपेंड करता है आपके ऑब्जेक्टिव के ऊपर। सेकेंड, इट सेज नेचर ऑफ बिजनेस। बिल्कुल ठीक बच्चे, हर बिजनेस का अपना एक नेचर है। जैसे हमने प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ा, जॉब कॉस्टिंग बिल्कुल रिवर्स है। देयर इज समथिंग कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, जो कि जॉब और प्रोसेस से बिल्कुल अलग है, जहां पर आप कंज्यूमर की साइड पर सारा काम करते हैं। तो बिजनेस के नेचर के अकॉर्डिंगली भी डिपेंड करता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में आप कैसे फंक्शनैलिटी रखना चाहेंगे। देन इट सेज कवर्स ऑल लेवल्स। बिल्कुल ठीक, हम ये जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप, मिडिल एंड द लोअर लेवल। कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत टॉप लेवल मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग के लिए, तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट को इसकी जरूरत पड़ सकती है तरह तरह की रिपोर्ट्स देखने के लिए, और हो सकता है कि जो लोअर लेवल वर्कर्स हैं वो भी अपनी तरह से इसमें इनपुट्स दे रहे हो। जैसे कि लोअर लेवल पर हम कह सकते हैं कि जो डायरेक्ट लेबर है जो फैक्ट्री में काम करती है, उनकी इंफॉर्मेशन भी कॉस्टिंग सिस्टम के अंदर कैप्चर होगी। सिमिलरली डायरेक्ट मटेरियल से जो लोग डील करेंगे, डायरेक्ट लेबर, वो वाली सिस्टम के अंदर भी इंफॉर्मेशन कैप्चर होगी। तो एक अच्छा कॉस्टिंग सिस्टम वही है जो कि सभी लेवल्स की इंफॉर्मेशन को कंसिडर करते हुए तरह तरह की रिपोर्ट जनरेट कर सकता है। देन इट सेज नेचर ऑफ प्रोडक्ट। आप जिस प्रोडक्ट को बना रहे हैं उसका नेचर कैसा है, ये भी मैटर करेगा कॉस्टिंग सिस्टम के ऊपर। अगर आप ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसके साथ से बाय प्रोडक्ट भी इमर्ज करता है, तो आपके कॉस्टिंग सिस्टम में ऐसे फंक्शनैलिटी होनी चाहिए जो कि उस बाय प्रोडक्ट की भी अकाउंटिंग कर सके, आपको ये बता सके कि मेन प्रोडक्ट की कितनी प्रोडक्शन और बाय प्रोडक्ट की कितनी प्रोडक्शन हुई है। नेक्स्ट सेज बेटा प्रोडक्शन प्रोसेस। आप जब कॉस्टिंग सिस्टम लगाना चाह रहे हैं तो आपको प्रोडक्शन प्रोसेस आपको प्रोसेस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर मैं कह दूं, लेट्स से ऑर्गेनाइजेशन में देयर आर 3 स्टेजेस, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। प्रोसेस उनमें रॉ मटेरियल इनपुट करते हो, इसके बाद कुछ आउटपुट आता है, जिसके बाद फिर से हम कुछ इनपुट लगाते हैं, तो प्रोसेस 2 में प्रोसेसिंग होती है। तो देखिए, हर प्रोडक्शन प्रोसेस की अपनी एक पिकुलियर फीचर होगी। हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो आपका पूरा प्रोडक्ट है वो 2 प्रोसेस में कंप्लीट हो जाए, तो किसी में 3 प्रोसेस लगे, और ऊपर से नेचर ऑफ प्रोसेस भी अलग हो सकता है। तो आप जब कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम अपना बनाएंगे तो आपको उसके अंदर ऐसी फंक्शनैलिटी डालनी पड़ेगी। अगर 2 प्रोसेस का है तो वो 2 प्रोसेस के अकॉर्डिंगली आपको रिपोर्ट जनरेट करके दे। अगर 3 प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंगली आपको हर प्रोसेस की अलग अलग रिपोर्ट जनरेट करके दी जाए। नेक्स्ट कहते हैं बेटा मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड। ये भी डिपेंड करता है आपके कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के ऊपर कि आप कॉस्ट और फाइनेंशियल के अकाउंट्स कैसे मेंटेन करते हैं। अगर आपको याद हो, हमने फिलहाल एक चैप्टर किया था इंटेग्रल एंड नॉन इंटेग्रल सिस्टम। हमने सीखा था जहां नॉन इंटेग्रल सिस्टम में कॉस्ट और फाइनेंशियल के अकाउंट्स अलग बनाए जाते हैं, तो वहीं इंटेग्रल में दोनों के अकाउंट्स, कॉस्ट प्लस फाइनेंशियल के अकाउंट्स एक साथ मेंटेन किए जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप अपने अकाउंट्स किस तरह से मेंटेन करते हैं, उसी हिसाब से आपको अपने कॉस्टिंग सिस्टम में बेटा चीजों को इनपुट करना पड़ेगा। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, बिल्कुल ठीक जी। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट मतलब लॉ का कोई रिक्वायरमेंट है क्या? तो आप अपने कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में अगर आपने सोचा कि आप 10 तरह की रिपोर्ट जनरेट करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेशन है कि 2 रिपोर्ट उनको भी चाहिए जो कि आपकी उस 10 रिपोर्ट के अंदर नहीं थी जो आप चाह रहे थे, तो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम ऐसा बनाना पड़ेगा जहां से ऐसी रिपोर्ट्स भी निकल कर आए जो कि गवर्नमेंट आपसे चाहती है। मींस अगर कोई स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है तो हमें उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा व्हाइल फ्रेमिंग कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स बनते हैं एसेंशियल फैक्टर्स में कि आप जब कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम अपना इंस्टॉल करेंगे तो कौन से फैक्टर्स बेटा आपको देखने होंगे। आगे बढ़ते बेटा देखते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे पास रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5, डिस्टिंग्विशन कॉस्ट यूनिट एंड कॉस्ट सेंटर, दोनों को अलग अलग समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट हम इसे कह सकते हैं क्वेश्चन को। कॉस्ट यूनिट का बेटा मतलब क्या है? कोई भी इंडस्ट्री जब डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट में डील करती है तो
प्रोडक्ट को सेल करने का एक तरीका होता है, उसको हम कह रहे हैं कॉस्ट यूनिट। बेसिकली कॉस्ट यूनिट मींस कि कॉस्ट को मेजर कैसे किया जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं लेट्स से ऑटोमोबाइल, लेट्स से आई वांट टू बाय अ कार। तो कार किस प्रकार से बिकती है? क्या कार पर केजी पर टन? जी नहीं, कार बिकती है नंबर के हिसाब से, 1 कार 2 कार, कितने कार आपको बाय करनी है। लेकिन जैसे ही लेट्स से मैं स्टील की बात करूं, तो वांट टू बाय स्टील, तो स्टील बिकते हैं बेटा टन के हिसाब से। अगर मैं बात करता हूं ब्रिक्स, तो ब्रिक्स बिकती हैं पर 1000, हमेशा 1000 के लॉट में बिकती है ब्रिक्स। इफ आई टॉक अबाउट गोल्ड, गोल्ड बिकता है 10 ग्राम के हिसाब से, पर तोला के हिसाब से रेट लगता है। तो ये क्या है? बेसिकली दिस इज कॉल्ड एज द कॉस्ट यूनिट। अगर आप ऑटोमोबाइल नंबर के हिसाब से बेच रहे हैं तो आप कॉस्ट भी ऑटोमोबाइल के नंबर के हिसाब से ही बनाएंगे। अगर मैं कहता हूं लेट्स से कार का सेल प्राइस है 10 लाख, तो कॉस्ट प्राइस भी एक कार का ही बेटा तय किया जाएगा। अगर गोल्ड 10 ग्राम का सेलिंग प्राइस तय है तो गोल्ड का कॉस्ट प्राइस भी 10 ग्राम का ही होगा। तो इसको कहा जाता है कॉस्ट यूनिट, कि आपको जो कॉस्ट है वो किसके लिए मेजर करनी है। और आप एग्जांपल देख सकते हैं ऑटोमोबाइल, जैसे सेम मैंने एग्जांपल बताया आपको, लिखा है ऑटोमोबाइल ऑन द बेस ऑफ नंबर, सीमेंट ऑन द बेस ऑफ टन और पर बैग, स्टील ऑन द बेस ऑफ टन, पावर, जब आप पावर कंज्यूम करते हैं तो इसका यूनिट होता है किलोवाट आवर का, जिसके बेस पर बिलिंग आपको की जाती है। तो कॉस्ट यूनिट का मतलब है कि किस यूनिट के लिए आप कॉस्ट को मेजर करेंगे, उसको कहते हैं कॉस्ट यूनिट। देन वी से समथिंग कॉल्ड कॉस्ट सेंटर। अब कॉस्ट सेंटर का मतलब क्या है? जहां कॉस्ट यूनिट को मेजर करना जरूरी है, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू सेल द प्रोडक्ट और टू प्रोवाइड द सर्विस, इसीलिए आपको कॉस्ट यूनिट मेजर करना पड़ता है। लेकिन कॉस्ट सेंटर में आप कॉस्ट की मेजरमेंट करेंगे, बट नॉट फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग योर प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग द सर्विस, बट फॉर द पर्पस ऑफ नोइंग द कॉस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर फैसिलिटी। जैसे कि मान लीजिए मैं कहता हूं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिस्टर ए है, he is a chartered accountant in the organization. Now the company needs to find the cost of Mr. A. तो हम कहेंगे कि मिस्टर ए इज अ कॉस्ट सेंटर बिकॉज आई नीड टू फाइंड द कॉस्ट। तो हर ह्यूमन बीइंग जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है वो भी एक तरह का कॉस्ट सेंटर है, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन को कॉस्ट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। लेट्स से मैं कहता हूं एसबीआई बैंक, तो एसबीआई बैंक की मान लीजिए डिफरेंट ब्रांचेस हैं, तो एसबीआई उन पर कंट्रोल रखना चाहती है। इसके लिए एसबीआई भी क्या करती है? हर ब्रांच की कॉस्ट फाइंड आउट करती है कि किस ब्रांच की कितनी कॉस्ट है। तो वो भी क्या होगा? एक तरह का कॉस्ट सेंटर होगा। तो बेसिकली कॉस्ट सेंटर मींस जहां भी आप ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं कॉस्ट कंट्रोल के पर्पस के लिए या फिर कॉस्ट जानने के लिए, उसको हम कहते हैं कि कॉस्ट सेंटर है। अगर आप देखें तो यहां पे पहली कैटेगरी लिखी है पर्सनल एंड इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर। बहुत ही आसान। पर्सनल कॉस्ट सेंटर का मतलब जहां पर आप किसी पर्सन स्पेसिफिक के लिए कॉस्ट जानना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स, डॉक्टर, अकाउंटेंट, इंजीनियर एक्सेट्रा। वेयर एज इन द केस ऑफ इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर, जहां पर हम पर्सन की बात नहीं कर रहे, इम्पर्सन, लोकेशन और एन आइटम ऑफ लाइक लुधियाना ब्रांच, कॉस्ट ऑफ द कैंटीन, कॉस्ट ऑफ द वेइंग मशीन, कॉस्ट ऑफ द जनरेटर सेट एक्सेट्रा, तो इसको कहते हैं इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर। एक अलग डिस्टिंक्शन इस बेस पर भी की जा सकती है कि कॉस्ट सेंटर कैसा है, प्रोडक्शन है, सर्विस है, मिक्स है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर का मतलब होगा ऐसा कॉस्ट सेंटर जहां पर एक्चुअली प्रोडक्शन इज बीइंग कैरिड ऑन, जहां पर आप रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट में कवरेज कर रहे हैं, जैसे कि मशीन शॉप, वेल्डिंग शॉप, असेंबली शॉप, एक्चुअल में जहां पर आपकी प्रोडक्शन हो रही है। लेकिन सर्विस सेंटर जो कि सर्व करता है एंसिलरी यूनिट। सर्विस सेक्टर बेटा प्रोडक्ट नहीं बनाता, लेकिन सर्विस सेक्टर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है। जैसे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, यहां पर कोई प्रोडक्शन नहीं होती, लेकिन ऐसे डिपार्टमेंट भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं एंड एज दे आर प्रोवाइडिंग द सर्विस, तो दे कैन बी कैटेगराइज्ड एज सर्विस कॉस्ट सेंटर। जो महत्वपूर्ण पॉइंट यहां पर ध्यान देने वाला है कि प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही तरह के खर्चे होंगे। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस वो प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर में होंगे क्योंकि वो खर्चे डायरेक्ट हैं। सिमिलरली कुछ ऐसे खर्चे होंगे जो इनडायरेक्ट नेचर के, जैसे कि लेट्स से फैक्ट्री में वर्क मैनेजर का सैलरी। इनडायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब जानते हैं जो कि पर यूनिट बेस पर आइडेंटिफाई नहीं हो सकता, लुब्रिकेंट, ऑयलिंग, ग्रीजिंग ऑफ द मशीन, डेप्रिसिएशन ऑफ द मशीन, तो इनडायरेक्ट खर्चे भी होंगे। लेकिन सर्विस सेक्टर में डायरेक्ट खर्चा नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट खर्चे ही होंगे। ये चीज हमने ओवरहेड चैप्टर में भी, जब मैंने आपको प्राइमरी समरी बनाना सिखाया था, उस वक्त बताया था कि कोई भी डायरेक्ट खर्चा हमने सर्विस डिपार्टमेंट में नहीं लिखना है। आइए बेटा आगे आते, सर्विस कॉस्ट सेंटर। सर्विस कॉस्ट सेंटर में एग्जांपल मैंने आपको बता दिया है, एचआर डिपार्टमेंट हो गया, आप इसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट एक अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा मिक्स्ड कॉस्ट सेंटर। मिक्स्ड कॉस्ट सेंटर का मतलब ऐसा जो कभी कभी प्रोडक्शन की तरह बिहेव करता है तो कभी कभी सर्विस सेक्टर की तरह बिहेव करता है। सो देखिए एग्जांपल के लिए लिखता है, अ टूल शॉप सर्व्स एज अ प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर व्हेन इट मैन्युफैक्चर्स डाइज एंड जिग्स। तो हमने ऑर्गेनाइजेशन में एक
टूल शॉप जिसमें कुछ वर्कर की हमने टीम बना दी, और जब कोई नया प्रोडक्ट बन रहा है तो उनसे हम हेल्प लेते हैं कि तुम डाइस बना दो, जिग्स बना दो, जिसके बेस पर हम अपना मेन प्रोडक्ट डेवलप करेंगे। तो उस वक्त दे आर परफॉर्मिंग एज अ प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर, लेकिन they work as a service cost center when we ask them to do any repairs etc. लेट्स से कोई मशीन में प्रॉब्लम आ गई है तो हम इन वर्कर से चाह रहे हैं कि आप इस मशीन को ठीक कर दीजिए। नाउ करेक्शन ऑफ द मशीन, रिपेयरिंग द मशीन इज अ काइंड ऑफ सर्विस, कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी नहीं है, तो उस समय पर दे वर्क एज द सर्विस कॉस्ट सेंटर। तो मिक्स कॉस्ट सेंटर का कॉन्सेप्ट भी हो सकता है। आइए बेटा फर्दर हम इसमें देखते हैं। तो वो क्वेश्चन आ गया है एट लास्ट जिसकी हम बात कर रहे थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। नाम पढ़ने से लगता है कि दोनों ही केस में आप कॉस्ट को कम करना चाहते हैं, बिल्कुल सही भी है, लेकिन कॉस्ट रिडक्शन इज अ वाइड कॉन्सेप्ट एज कंपेयर टू कॉस्ट कंट्रोल। समझेंगे इस बात को। कॉस्ट कंट्रोल एम्स एट मेंटेनिंग द कॉस्ट इन अकॉर्डेंस विद द एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड, whereas cost reduction is concerned with reducing the cost. It says further it challenges all standards and endeavors to better them continuously. क्या मतलब है इसका? मान लीजिए हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट है 20 रुपीज और हमारा कॉम्पिटिटर सेम प्रोडक्ट बना रहा है 17 रुपीज में, तो हमारा पर्पस फॉर द टाइमिंग होगा कि किसी भी तरह से हमने अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को 17 रुपीज बनाना है। एंड जब मैं स्टेप लूंगा ऐसे कि मैं अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को 20 के बजाय 17 का कर दूं, तो आई एम टॉकिंग अबाउट कॉस्ट कंट्रोल। अगर मेरे कॉम्पिटिटर ने फ्यूचर में कभी भी 17 से कम नहीं किया तो मैंने भी कम नहीं किया, मतलब मैं किस पाथ पर हूं? कॉस्ट कंट्रोल पर। जबकि अगर मैं कॉस्ट रिडक्शन सोचता हूं तो कॉस्ट रिडक्शन किसी भी चीज को परमानेंट ट्रीट नहीं करता। अगर आज आपने 20 से 17 किया है विदाउट फोकसिंग अपॉन दी स्ट्रेटेजी ऑफ द अदर, आपको कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स लेने होंगे कि आप इसको और कम कर पाए। लेट्स से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने इसको 15 कर दिया। कॉस्ट रिडक्शन कहते हैं इसमें आप फिर से एफर्ट कीजिए, इसको और कम करने का ट्राई कीजिए, जबकि कॉस्ट कंट्रोल ऐसी बात नहीं करता है। कॉस्ट कंट्रोल एक टाइम पर सिर्फ एक ही टारगेट बनाता है और उस टारगेट को अचीव करने के बाद आपका कॉस्ट कंट्रोल एंड्स, जबकि कॉस्ट रिडक्शन कभी भी एंड नहीं होता। कॉस्ट रिडक्शन यही कहता है कि यू शुड ट्राई टू इंप्रूव द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑन कॉन्टिन्यूस बेसिस। तो देखिए आगे फर्दर ये बात करता है बेटा, कॉस्ट कंट्रोल सीक्स टू अटेन द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट अंडर एग्जिस्टिंग कंडीशन। जैसे हमने एग्जांपल दिया कि कंप्यूटर के साथ हम कॉस्ट को लाना चाहते हैं, जबकि कॉस्ट रिडक्शन रिकॉग्नाइजेस नो कंडीशन एज परमानेंट एंड इट ऑलवेज ट्राइज टू लोअर डाउन द कॉस्ट। सो we can say in the cost control the emphasis was on the past and the present. पहले कितनी कॉस्ट थी मेरे एग्जाम्पल में 20, अब कितनी चाहिए 17, बस इसके बाद खत्म। लेकिन कॉस्ट रिडक्शन बात करता है प्रेजेंट और फ्यूचर की। आज 17 है तो हमें फ्यूचर में भी इसको कम करने की तरफ स्टेप्स जो है लेने होंगे। तो कॉस्ट रिडक्शन मच बेटर कॉन्सेप्ट एज कंपेयर टू कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल कैन बी सेट टू बी प्रिवेंटिव फंक्शन, जहां पर हम चीजों को प्रिवेंट करते हैं कि हमारी कॉस्ट 20 है तो इसको 17 करना है, इससे ज्यादा हमें नहीं बढ़ाना, तो वही प्रिवेंट। लेकिन कॉस्ट रिडक्शन कहता है सिर्फ प्रिवेंट करने से कुछ नहीं होगा, यू शुड ट्राई योरसेल्फ, यू हैव टू टेक द एंड्योवर्स कि आपको कॉस्ट को कम करना होगा, तो इसको करेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट, कॉस्ट कंट्रोल खत्म हो जाएगा व्हेन द टारगेट्स आर अचीव्ड, जैसे कि हमने ऊपर वाले एग्जांपल में देखा। जबकि कॉस्ट रिडक्शन का कोई विजिबल एंड नहीं है। आज आपने 17 किया, जैसा मैंने कहा, तो आप कंटिन्यूअसली एफर्ट करते रहेंगे कि प्रोडक्ट की कॉस्ट आप कम कर पाए। देन वी कम टू बेटा क्वेश्चन नंबर 7। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही फेमस है एग्जाम में और बहुत ही आसान होता है, तो मैं चाहूंगा आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन को अच्छे से करें। इस प्रकार के कई क्वेश्चन हमारे पास इस चैप्टर में है, आपके सामने क्वेश्चन होगा, आप पढ़ेंगे। तो लिखते बेटा स्टेट द टाइप्स ऑफ कॉस्ट इन द फॉलोइंग केसेस। तो तरह तरह की कॉस्ट है, तो आपसे टाइप्स ऑफ कॉस्ट पूछते हैं। फर्स्ट पॉइंट इट सेज इंटरेस्ट पेड ऑन ओन कैपिटल नॉट इन्वॉल्विंग एनी कैश आउटफ्लो। बड़े ही क्लियरली कह दिया, नॉट इन्वॉल्विंग एनी कैश आउटफ्लो और इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल। तो हमने सीखा था ऐसा खर्चा तो नोशनल खर्चा होता है और नोशनल खर्चे का नाम होता है इम्प्यूटेड कॉस्ट। सेकेंड पॉइंट आपको दिया गया बेटा किताब के अंदर, विदड्रॉइंग मनी फ्रॉम द बैंक डिपॉजिट फॉर द पर्पस ऑफ परचेजिंग न्यू मशीन फॉर एक्सपेंशन पर्पस। आप अपने बैंक से पैसा निकालकर न्यू मशीन को खरीद रहे हैं, उसमें पैसा आप लगाना चाहते हैं। अगर ये पैसा मैं अपने अकाउंट से ना निकालकर कहीं और से उधार पर लेता तो आई हैड टू इनकर सर्टेन कॉस्ट, जो कि नहीं करनी पड़ी। यानी कि इस पैसे की क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अगर इस पैसे को मैं बैंक से ना निकालता तो मुझे इसके ऊपर इंटरेस्ट आता, जो कि मैं अर्न नहीं कर पाऊंगा। सी पॉइंट कहते हैं बेटा रेंट पेड फॉर द फैक्ट्री बिल्डिंग विच इज टेम्परेरीली क्लोज्ड।
वर्ड जो केयरफुली रहना है आपने जिस वर्ड के लिए, दैट इज टेम्परेरीली क्लोज। कई बार क्या होता है, बिजनेस कंडीशन कुछ ऐसी आ गई, रिसेशन का पीरियड आ गया, तो हम कुछ समय के लिए अपने बिजनेस को शट डाउन कर देते हैं। लेकिन उस शट डाउन करने पर भी अगर कोई कॉस्ट ऐसी है जो आपकी लग रही है, जैसे कि फिक्स कॉस्ट, मैंने सिर्फ बिजनेस बंद किया लेकिन मैंने वो फैक्ट्री वेकेट नहीं की, तो फैक्ट्री का रेंट तो हर महीने जाएगा, लेकिन जब 4-5 महीने के बाद मैं वापस आ जाऊंगा तो उस रेंट को रिकवर करने के लिए मैं सामान बनाना शुरू करूंगा। लेकिन उस 4-5 महीने के दौरान जो खर्चा आपका हो गया है, दैट इज कॉल्ड एज शट डाउन कॉस्ट, कि बिजनेस टेम्परली शट डाउन है लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत कॉस्ट आपकी इनकर होती है। नेक्स्ट पॉइंट बोलते हैं जी, कॉस्ट एसोसिएटेड विद एक्विजिशन एंड कन्वर्जन ऑफ मटीरियल इनटू द फिनिश प्रोडक्ट। वर्ड क्या बोला बेटा, एक्विजिशन प्लस कन्वर्जन। एक्विजिशन का मतलब डायरेक्ट मटेरियल, कन्वर्जन मींस डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। क्योंकि ये सभी खर्चे आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं, इसलिए इनको प्रोडक्ट कॉस्ट कहा जाता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 से एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। थोड़ी देर पहले हमने कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम की बात की, वहां पर हमने एसेंशियल फैक्टर से संबंधित बातचीत करी कि क्या एसेंशियल फैक्टर रहने चाहिए। तो अब ये बोलता है क्वेश्चन कि आप बताइए एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, मतलब अगर आपने कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम लगा दिया है तो कौन सा ऐसा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम होगा कि आप उसको अच्छा मानेंगे, मतलब एक बेस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम कैसा हो सकता है। सो सबसे पहला पॉइंट, इट सेज इंफॉर्मेटिव, बिल्कुल ठीक। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम शुड बी एबल टू प्रोवाइड यू द टाइमली इंफॉर्मेशन, राइट। प्रिसाइज का मतलब है कि सिर्फ जो डिटेल्स नेसेसरी हैं वही हो, जिन डिटेल का कोई यूज नहीं है, ऐसे तरह तरह की रिपोर्ट आप कहने को निकाल सकते हैं, लेकिन जिस रिपोर्ट का कोई फायदा ही नहीं है ऐसी रिपोर्ट उसमें से नहीं निकलनी चाहिए। एक्यूरेट, जो आप कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में डाटा डालेंगे और जो बेसिस पर आउटपुट आपके सामने निकलेगा रिपोर्ट्स का, दैट शुड बी एक्यूरेट। अगर आपके सिस्टम से रिपोर्ट निकल रही है लेकिन वो रिलायबल ही नहीं है, तो ऐसे कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को अच्छा सिस्टम नहीं कह सकते। तो ये भी एक अच्छी फीचर है कि हाँ, द सिस्टम शुड बी एक्यूरेट। एक अच्छा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम वही है जहां पर सपोर्ट होगी टॉप मैनेजमेंट की। ये तो हर किसी चीज में हम कह सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी आप नया कर रहे हैं, जब तक टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा तब तक आपका सिस्टम इंप्रूव नहीं हो सकता। तो एक अच्छा सिस्टम वही होगा जहां पर नेसेसरी कोऑपरेशन आपको टॉप सिस्टम की, टॉप मैनेजमेंट की मिलती रहे। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, बहुत ही अच्छा पॉइंट। हम कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम बेटा अप्लाई तो कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, लगा रहे हैं, लेकिन इसको लगाने के लिए लेट्स से 10 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है हमारा। अब इतना सारा खर्चा करने के बाद जो तरह तरह की, इसके बाद हम यहां से रिपोर्ट्स निकालेंगे, MIS जनरेट करेंगे। अगर उस रिपोर्ट के बेस पर हम ना तो डिसीजन ले पा रहे हैं, ना ही वो सिस्टम समय पर इंफॉर्मेशन दे रहा है, ना ही एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है, अननेसेसरी डिटेल है, यानी कि हमने कॉस्ट तो लगा दी लेकिन हमें बेनिफिट उतना इसका नहीं मिल पाया। तो इससे अच्छा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम आप ना ही लगाएं, राइट। तो इसीलिए पॉइंट कहा गया कि एक अच्छा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम वही है जिसकी कॉस्ट और ऑपरेट करने की हमारे रिजल्ट जस्टिफाई कर सके, मतलब उसका यूज करके हमें अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स मिले जिनके बेस पर हम अच्छे डिसीजन भी ले सकें। नेक्स्ट इट सेज केयरफुली फेज्ड प्रोग्राम शुड बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग द नेटवर्क एनालिसिस फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ द सिस्टम। बिल्कुल सही, कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं होता जो फर्स्ट डे से आपको डिजायर्ड रिजल्ट देगा। सो केयरफुली फेज्ड आउट प्रोग्राम होना चाहिए जहां पर आप डिफरेंट फेजेस में इस सिस्टम को लगाएंगे। अगर हम ये सोच रहे हैं कि पहली बार सिस्टम लगाने जा रहे हैं और फुल प्रूफ एक ही बार हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा, हमें उसको मॉड्यूल्स में लॉन्च करना होगा। मॉड्यूल्स मींस डिफरेंट क्राइटेरिया में। सबसे पहले एक छोटा पार्ट बनाइए, उसमें इंफॉर्मेशन इनपुट करके आउटपुट निकाल कर देखिए। अगर इतना पार्ट सक्सेसफुल हो गया तभी आप सेकंड पार्ट पर जाएं, फिर सेकंड पार्ट की सक्सेस देखें, जब एक बार वो फाइन हो गया तो थर्ड पार्ट पर जाएं, और जब सारे मॉड्यूल्स आप टेस्ट कर चुके होंगे तो हमारे सामने एक फुल फ्लेज अकाउंटिंग सिस्टम होगा जिसके अंदर ये सारी फंक्शनलिटीज होंगी। और क्योंकि हमने हर पॉइंट को अलग अलग चेक किया है तो ओवरऑल कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम हमारा उस टाइम पर अच्छा बनेगा। लास्ट पॉइंट बेटा इसमें कहता है ट्रस्ट, बिल्कुल ठीक। मैनेजमेंट शुड हैव द फेथ इन कॉस्टिंग सिस्टम एंड शुड हेल्प प्रोवाइड अ हेल्पिंग हैंड फॉर द डेवलपमेंट एंड सक्सेस। एक अच्छा सिस्टम वही है जहां पर आप ट्रस्ट कर सकें। लेट्स से यहां से तरह तरह की रिपोर्ट तो निकल रही है, रिपोर्ट सही भी है, लेकिन अगर मैनेजमेंट इस पॉइंट रिपोर्ट के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रही, मतलब यू डोंट वांट टू टेक द डिसीजन बेस्ड ऑन द रिपोर्ट जो कि सिस्टम से आई है, उस केस में सिस्टम को कोई फायदा नहीं है, बिकॉज आप इसकी इंफॉर्मेशन के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो एक अच्छा सिस्टम वही है जहां पर मैनेजमेंट इसके ऊपर ट्रस्ट कर सके, क्योंकि इतना हमारा हैवी इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है तो इसके रिजल्ट के ऊपर रिजल्ट ट्रस्ट करना बनता भी है। लेट अस कम टू नेक्स्ट पेज, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। सो अगेन द काइंड ऑफ क्वेश्चन विच आई वाज सेइंग कि इट विल बी वेरी इजी क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन आपके सामने है।
इसमें लिखते हैं बेटा कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस इज रिक्वायर्ड टू बी एक्सप्रेस्ड इन कॉस्ट यूनिट, जो हमने सीख लिया अभी। स्टेट द कॉस्ट यूनिट फॉर द फॉलोइंग इंडस्ट्री। तो क्वेश्चन आपसे कॉस्ट यूनिट पूछ रहा है कि इन इंडस्ट्रीज में कॉस्ट यूनिट कैसा रहेगा। सबसे पहला पॉइंट है आपके सामने स्टील। तो हमने थोड़ी देर पहले कहा कि स्टील हमेशा टन के हिसाब से बिकता है, तो आंसर हो गया है टन। ऑटोमोबाइल नंबर के हिसाब से। ट्रांसपोर्ट डिपेंड करता है बेटा पैसेंजर की ट्रांसपोर्ट है या गुड्स की ट्रांसपोर्ट है। अगर पैसेंजर की ट्रांसपोर्ट होगी तो यूनिट रहेगा पैसेंजर किलोमीटर, गुड्स की ट्रांसपोर्ट होगी तो यूनिट रहेगा टन किलोमीटर। क्योंकि क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो आप बेटर है दोनों ही आंसर लिखाएंगे। डी पॉइंट लिखा है बेटा पावर, पावर इज बेस्ड ऑन किलोवाट आवर, राइट। 10th क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 11th क्वेश्चन में 2 पॉइंट दिए गए हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इंजीनियर्ड कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट इट इज रिवर्स ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट को इम्प्यूटेड भी कहते हैं। अगर हमें याद हो तो हमने इम्प्यूटेड को सबसे पहला पॉइंट चैप्टर में पढ़ा कि जो कॉस्ट अपने खुद के ओन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की है, जहां पर हमें कोई कैश में पेमेंट नहीं करनी है, उसको इम्प्यूटेड कॉस्ट कहते हैं। एक्सप्लिसिट बिल्कुल डिफरेंट है। एक्सप्लिसिट कहते हैं ये वो कॉस्ट है जो कि आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, मतलब जिसके लिए आपको एक्चुअल में पैसा देना पड़ेगा। अगर मैं कह दूं कि ये फैक्ट्री है जिसका कि रेंट 1 लाख पर मंथ है, अगर ये मेरी खुद की फैक्ट्री है, मुझे रेंट नहीं देना तो ये इम्प्यूटेड कॉस्ट है। लेकिन अगर ये फैक्ट्री किसी और की है तो मुझे हर महीने पैसा देना पड़ेगा, तो ये कॉस्ट एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो जाती है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया बेटा इंजीनियर्ड कॉस्ट। इंजीनियर्ड कॉस्ट का मतलब है ऐसी कॉस्ट विच रिजल्ट फ्रॉम अ क्लियर कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। बेसिकली हम इसमें बात कर रहे हैं आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट की, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैं अगर कह रहा हूं 1 यूनिट आउटपुट का है और इस आउटपुट को बनाने के लिए मेरा 10 रुपए का डायरेक्ट मटेरियल और 20 रुपए की लेबर लगी है, तो हम इसको कहेंगे ये कैसी कॉस्ट है, इंजीनियर्ड कॉस्ट, जहां पर वी कैन make a relation between input and the output and the cost of output associated with the cost of input। अब कहने को तो खर्चा लुब्रिकेंट का भी हुआ है, वर्क्स मैनेजर ने भी फैक्ट्री में सुपरवाइज किया है लोगों को, लेकिन इनका कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट कितना है हम क्लियरली नहीं बता पाएंगे, बिकॉज इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। डायरेक्ट रिलेशन है इनपुट और आउटपुट के बीच में, और वो ऐसा कोई भी खर्चा जहां पर डायरेक्ट वर्ड हम साथ में लगाते हैं, तो इन खर्चों को कहा जाता है इंजीनियर्ड कॉस्ट। आंसर नंबर 12। तो पहले क्वेश्चन आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन फिर से आपसे यही पूछता है स्टेट द यूनिट ऑफ कॉस्ट। ट्रांसपोर्ट के लिए हमने ऊपर ही पढ़ा, ट्रांसपोर्ट के लिए पैसेंजर किलोमीटर टन किलोमीटर बेटा चलेगा। पावर के लिए हम पहले पढ़ चुके किलोवाट आवर्स। होटल सर्विस कॉस्टिंग का चैप्टर हमने किया था लेटेस्ट, तो हमने उसमें कहा था होटल के केस में चलता है बेटा पर रूम पर डे का कॉन्सेप्ट, रूम डेज के हिसाब से आपको रेंट बताया जाता है। हाँ, अगर होटल में आप रेस्टोरेंट का सर्विस ले रहे हैं तो वहां पर मील के हिसाब से भी किया जा सकता है। हॉस्पिटल, जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं उस समय पर आपका जो पर डे का चार्ज लिया जाता है आप उसको कहते हैं या तो पर बेड डे या फिर पर पेशेंट डे। तो ये कॉस्ट यूनिट बेटा हॉस्पिटल के समय आपका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कहते हैं आइडेंटिफाई द मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग फॉर द फॉलोइंग। तो मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग का मतलब है कि किस तरह से आप अपनी कॉस्ट को मेजर करेंगे। जैसे कि डिफरेंट मेथड्स में आपको एक बार याद दिला दूं, देयर इज समथिंग कॉल्ड जॉब कॉस्टिंग, जहां पर हर जॉब न्यू है, जैसे कि टेलर इंडस्ट्री हो गया या कि आपका फर्नीचर इंडस्ट्री हो गया है। देयर इज समथिंग कॉल्ड बैच कॉस्टिंग, जहां पर काफी सारे यूनिट्स को एक साथ बैच में प्रोसेस किया जाता है। देन देयर इज प्रोसेस कॉस्टिंग, जहां पर काम प्रोसेस में होता है। कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर हर यूनिट अलग अलग ही प्रोड्यूस होता है, बैच में नहीं होता, वहां पर सिंगल या यूनिट कॉस्टिंग होता है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट का काम करें कंस्ट्रक्शन का तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग रहेगा। तो ये डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग कहे जाते हैं। तो क्वेश्चन आपको 4 सिचुएशन प्रोवाइड करता है एंड इट आस्क्स कि बताइए इसमें कौन सा मेथड ऑफ कॉस्टिंग आपका रहने वाला है। ए पॉइंट कहता है बेटा फिर ऑल द कॉस्ट्स आर डायरेक्टली चार्ज्ड टू अ स्पेसिफिक जॉब, एज द पॉइंट इटसेल्फ से कि स्पेसिफिक जॉब है तो आंसर आएगा जॉब कॉस्ट। सेकंड सेज वेयर ऑल द कॉस्ट आर डायरेक्टली चार्ज टू अ ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट। तो कीवर्ड है ग्रुप, जहां पर ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट होगा आंसर इज गोइंग टू बी बैच कॉस्टिंग। when the cost is ascertained for a single product तो we can say single costing, unit costing और output costing। अगर कई बार हमारा प्रोसेस ऐसा होता है कि हमें एक मेथड ऑफ कॉस्टिंग क्लियरली नहीं पता चल पाता बिकॉज वहां पर इकट्ठे देयर आर मोर देन वन मेथड। अब मैं कह दूं मान लीजिए एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको 3 प्रोसेस से होकर गुजरना है और हम एक साथ उसके 20 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं, मतलब बैच कॉस्टिंग भी चल रही है, प्रोसेस कॉस्टिंग भी है। तो इस सिचुएशन में हम कहते हैं मल्टीपल कॉस्टिंग, जहां पर कॉम्प्लेक्स नेचर होता है एंड किसी भी एक कॉस्टिंग को पहचानना मेथड को मुश्किल हो जाता है। तो लास्ट पॉइंट आपसे यही पूछता है वेयर द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट इज कॉम्प्लेक्स एंड द मेथड कैन नॉट बी असर्टेन, तो वहां पर हम कहेंगे मल्टीपल कॉस्टिंग। डन बेटा। सो
वी कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, जो पूछता है एक्सप्लेन संक कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। संक कॉस्ट का मतलब होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट, जो कि करंट डिसीजन में किसी प्रकार का रोल प्ले नहीं करती है। मान लीजिए मैं कहता हूं हमने 5 years ago on this date we bought a particular machine, let's say costing 10 lakh, जिसको हमने डेप्रिशिएट किया एंड आज की डेट में इसका बुक वैल्यू हमारे पास है 3 लाख, लेकिन टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है जिसके कारण वी हैव टू बाय अ न्यू मशीन विच नाउ कॉस्ट 15 लाख रुपीज। तो वेदर आई हैव टू बाय अ न्यू मशीन और नॉट, द WDV ऑफ द ओल्ड मशीन इज इररेलेवेंट फॉर दैट, तो इट विल बी कॉल्ड टू बी अ संक कॉस्ट। तो आइए देखते हैं संक कॉस्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इट्स सेट ऑफ द हिस्टोरिकल कॉस्ट विच हैज बीन इनकर्ड इन द पास्ट, दे प्ले नो रोल इन द डिसीजन मेकिंग इन द करंट पीरियड। तो ऐसी कॉस्ट को कहते हैं बेटा संक कॉस्ट। नेक्स्ट आपके सामने आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। थोड़ी देर पहले हमने एक एग्जांपल में इसको देखा था, जहां पर हमने एग्जांपल या इंस्टीट्यूट ने एक क्वेश्चन पूछा था कि आपने अपने बैंक से अमाउंट विदड्रॉ किया क्योंकि आप एक मशीन खरीदना चाहते, तो हमने उस सिचुएशन का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ सेलेक्टिंग वन कोर्स ऑफ एक्शन एंड लूजिंग ऑफ अदर अपॉर्चुनिटी। तो मेरे बैंक अकाउंट में लेट से बेटा पड़े हैं 1 करोड़ रुपए, जिसको अगर मैं FD में डाल दूं तो मुझे लेट से 7% के हिसाब से पूरे साल का 7 लाख रुपए का इंटरेस्ट आ सकता है। लेकिन मुझे एक मशीन या ऐसा कहते हैं 60 लाख की मुझे एक मशीन खरीदनी पड़ी, तो मैंने अपने बैंक अकाउंट से 40 लाख रुपीस निकाल लिया मशीन के लिए, जिसके कारण सिर्फ मैं 60 लाख रुपए ही FD में डाल पाया और मुझे अर्निंग हुई है इंटरेस्ट की 4,20,000 रुपए। सो इन दिस सिचुएशन बिकॉज आई परचेज द मशीन आई चोज दिस कोर्स ऑफ एक्शन। तो इस कोर्स ऑफ एक्शन को चूज करने की वजह से मेरी अर्निंग जो 7 लाख हो सकती थी वो सिर्फ हुई है 4,20,000, मतलब 2,80,000 रुपीज की लेस अर्निंग हुई है ड्यू टू दिस कोर्स ऑफ एक्शन। तो दिस 2,80,000 शैल बी कॉल्ड एज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बिकॉज आई हैव सेलेक्टेड द अल्टरनेटिव एक्शन, राइट। तो ये है बेटा आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। आगे हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज सेम, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, डिफाइन कॉस्ट सेंटर एंड इट्स टाइप्स। आगे चलते हैं बेटा इन द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 16th क्वेश्चन। तो 16th क्वेश्चन में फिर से आपसे पूछता है स्टेट द मेथड ऑफ कॉस्टिंग एंड द यूनिट ऑफ कॉस्ट। तो अब तक ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आता है, तो सिर्फ कॉस्ट यूनिट पूछ रहा था या फिर मेथड ऑफ कॉस्टिंग, लेकिन इंस्टीट्यूट ने इस क्वेश्चन में दोनों ही चीजें आपसे पूछी हैं। फर्स्ट पॉइंट कहता है बेटा होटल। होटल कैसी इंडस्ट्री है? सर्विस इंडस्ट्री। तो सर्विस कॉस्टिंग लिख सकते हैं या फिर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग भी लिख सकते हैं। मैंने आपको सर्विस कॉस्टिंग का ही ऑल्टरनेटिव नेम चैप्टर करते हुए प्रैक्टिकल बताया था कि सर्विस कॉस्टिंग को ऑपरेटिंग कॉस्टिंग भी कहा जाता है। और कॉस्ट यूनिट क्या रहेगा बेटा होटल के केस में? पर रूम पर डे, ठीक है, वो थोड़ी देर पहले हमने कहा। तो पर रूम पर डे, पर बेड पर डे भी आप कह सकते हैं। बी पॉइंट में पूछते हैं बेटा टॉय मेकिंग। जो टॉय इंडस्ट्री है वहां पर एक ही प्रकार का टॉय डिफरेंट यूनिट्स बनाए जाते हैं, या फिर हम ऐसा कहें कि एक मेन बैच प्रोड्यूस किया जाता है। बैच मींस अ लॉट ऑफ सिमिलर टॉयज आर प्रोड्यूस्ड। तो बैच कॉस्टिंग इज अप्लाइड। और आप इसका कॉस्ट यूनिट कैसे रखेंगे? कंपनी के पास ऑप्शन होती है, या तो कॉस्ट पर यूनिट आप आइडेंटिफाई कर लो या फिर कॉस्ट पर बैच आइडेंटिफाई कर लें। तो आप दोनों में से कुछ भी लिखेंगे चल सकता है, तो हम कॉस्ट पर यूनिट को ही ज्यादा बेहतर मानेंगे। देन देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टील। स्टील के लिए पूछ रहा है बेटा, तो स्टील में आपकी प्रोसेस रहती है जहां पर ओवर द वेरियस प्रोसेसेस स्टील की क्वालिटी इंप्रूव होती है और फाइनली आपको बेस्ट क्वालिटी का स्टील मिलता है। तो यहां पर लगेगा प्रोसेस कॉस्टिंग, और यूनिट ऑफ कॉस्ट हम जानते हैं पर टन यहां पर चलता है। इन दैट सेंस शिप बिल्डिंग। शिप बिल्डिंग, अब शिप एक ऐसा एसेट है जिसको आप कह सकते हैं कि एक ही तरह की डिफरेंट शिप्स नहीं बनाई जाती, हर कस्टमर के टेस्ट के अकॉर्डिंगली डिफरेंट शिप बनाई जाएगी जैसा भी उस शिपिंग कंपनी को चाहिए। और क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा समय आपका लगता है तो इसको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के तहत हम रखते हैं। और इसकी बिलिंग कैसी होगी? यूनिट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ यूनिट क्या रहेगा? पर शिप, यानी कि पर यूनिट आप इसमें कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन का डिफरेंस, ये हम पहले बेटा देख चुके हैं। 18th क्वेश्चन कह रहा है कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव। ये हमने बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ लिया था कि आप कॉस्ट असर्टेन कर सकते हैं, सेलिंग प्राइस पहचान सकते हैं, प्रॉफिट पहचान सकते हैं, तो सभी पॉइंट इसके अंदर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 पर आप आते हैं, तो 19th क्वेश्चन कहते हैं बेटा व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिट सेंटर। प्रॉफिट सेंटर का क्या मतलब है? बेसिकली इसमें दो तरह की बेटा आपकी चीज चलती है, या तो ये कॉस्ट सेंटर होगा या फिर ये प्रॉफिट सेंटर होगा।
कॉस्ट सेंटर, सॉरी सेंटर और भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, बट प्रॉफिट सेंटर समझाने के लिए मैं आपको कॉस्ट सेंटर साथ में बता देता हूं। तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा यूनिट या ऐसा हम कहते हैं ऐसी लोकेशन या फिर ऐसा इक्विपमेंट, ऐसी जगह जो कि कॉस्ट के बेस पर जिसका परफॉर्मेंस हम इवेल्युएट करते हैं उसको कॉस्ट सेंटर कहा जाता है। जैसे कि लेट्स से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जब सामान को प्रोड्यूस करेगा तो देयर कैन बी ओनली एक्सपेंसेस, वो किसी तरह से आपको पैसा कमा कर नहीं दे रहा, तो वो है कॉस्ट सेंटर। जो डिपार्टमेंट, लेट्स से वी हैव गॉट 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, तो जब इनका परफॉर्मेंस हमें इवेल्युएट करना होगा तो हम इनको कॉस्ट के बेस पर इवेल्युएट करेंगे, और जिस डिपार्टमेंट में सबसे कम कॉस्ट लगी होगी हम उसे कहेंगे कि हाँ ये हमारा बेस्ट कॉस्ट सेंटर रहेगा। सिमिलरली प्रॉफिट सेंटर का मतलब ऐसा है जहां पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन है टू द पर्टिकुलर सेंटर दैट इज टू अर्न द प्रॉफिट्स, एंड आप इसको जज करते हैं प्रॉफिट्स के बेस पर जो इसने प्रॉफिट्स कमाए होंगे। तो देखिए प्रॉफिट सेंटर आर दैट पार्ट ऑफ बिजनेस विच इज अकाउंटेबल फॉर बोथ कॉस्ट एंड रेवेन्यू, क्योंकि जब रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों को आप टेक इनटू अकाउंट करेंगे तभी आप प्रॉफिट तक पहुंचेंगे। तो ऐसा पार्ट ऑफ बिजनेस जहां पर रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों ही चीजों की जिम्मेवारी है उसको हम प्रॉफिट सेंटर कहते हैं। तो इनका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है टू जनरेट एंड मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, और इनकी परफॉर्मेंस इवेल्युएट की जाती है ऑन द बेस ऑफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जितना ये अर्न करते हैं, राइट। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 20, फिर से कॉस्ट शॉर्ट नोट ऑन संक कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। 21st क्वेश्चन अगेन कॉस्ट सेंटर के बारे में, ये क्वेश्चन भी हम पहले बेटा कर चुके हैं। और नेक्स्ट 22 क्वेश्चन आपसे पूछता है 4 डिफरेंट केस में मेथड ऑफ कॉस्टिंग एंड द यूनिट ऑफ कॉस्ट। फर्स्ट केस कहता है बेटा रोड ट्रांसपोर्ट, तो रोड ट्रांसपोर्ट सर्विस इंडस्ट्री है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग आएगा। एंड अगर ट्रांसपोर्ट है पैसेंजर की तो पैसेंजर किलोमीटर, अगर है गुड्स की तो ये बनेगा टन किलोमीटर। स्टील के लिए हम पहले देख कर आए प्रोसेस कॉस्टिंग इन पर टन। बाइसिकल ऐसा इंडस्ट्री है जहां पर बाइसिकल बैच में मैन्युफैक्चर होगी लेकिन साथ में प्रोसेस कॉस्टिंग भी रहती है, बिकॉज बाइसिकल इज कंप्लीटेड इन द प्रोसेस। और क्योंकि एक से ज्यादा मेथड ऑफ कॉस्टिंग इन्वॉल्व होता है तो हम इसे मल्टीपल कॉस्टिंग में रखेंगे। एंड यूनिट ऑफ कॉस्ट करेगा पर पीस या फिर पर यूनिट या फिर पर बाइसिकल भी आप कह सकते हैं। लास्ट इज ब्रिज कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग चैप्टर में हमने इस बात को एड्रेस किया था कि जितनी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन है वो सभी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में ही आएगी। तो ब्रिज की कंस्ट्रक्शन आ गई बेटा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में, और कॉस्ट यूनिट क्या रहेगा, आप पैसे बताओगे पर प्रोजेक्ट, पूरे ब्रिज का एक साथ ही पैसा बताया जाएगा, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्टिंग यूनिट है पर प्रोजेक्ट। 23 नंबर क्वेश्चन से एक्सप्लेन द कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट की बात हमने डिटेल में की थी जब हमने कॉस्ट शीट चैप्टर भी किया था, और उसके बाद लेबर चैप्टर में भी, कि जब हम कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ये बनता है बेटा प्राइम कॉस्ट। जब हम कहना चाहें फैक्ट्री कॉस्ट, हम फैक्ट्री ओवरहेड को भी अगर इसमें जोड़ देते हैं तो ये फैक्ट्री कॉस्ट बनता है। लेकिन जब आप सिर्फ कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं, कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब जो कॉस्ट आपकी लगी है मटेरियल को कन्वर्ट करने में। सो कन्वर्जन कॉस्ट के वक्त वी टॉक about all the components ranging from labor to the factory overhead but excluding direct material, right? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 24, अगेन कॉस्ट यूनिट एंड कॉस्ट सेंटर, एक पार्ट भी हम पहले कर चुके हैं। कमिंग फर्दर क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है, असेंशियल फैक्टर्स फॉर इंस्टॉलिंग अ कॉस्ट सिस्टम। ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया था। हाँ 26 क्वेश्चन नया, डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट अकाउंटिंग एंड द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मेजर मैं आपको डिफरेंस में बता दूं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बेसिकली यहां पर मतलब है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो आप सीए आईपीसी सीए इंटर ग्रुप 2 के अंदर पढ़ने वाले, और अगर सीए आईपीसी में तो ग्रुप 1 के अंदर ही आपका सब्जेक्ट था कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जहां टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए बनी है और डिसीजन मेकिंग में मेन योगदान देती है, कॉस्ट अकाउंटिंग इज द सब्जेक्ट फॉर द मिडल लेवल मैनेजमेंट, और कॉस्ट अकाउंटिंग एक लिमिटेड यूज है डिसीजन मेकिंग के लिए। ये देखिए इसको मेन मैं आपको बताता हूं। सेकंड पॉइंट एक इंपॉर्टेंट रहेगा, इट रिकॉर्ड्स द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट एंड प्रोवाइडिंग अ सर्विस। कॉस्ट अकाउंटिंग का तो मेन यूज क्या है कि आपको कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन पर्पस है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट, बिकॉज टॉप मैनेजमेंट विल मेनली फोकस इट्स एनर्जीज ऑन द प्लानिंग एस्पेक्ट। देन कॉस्ट अकाउंटिंग डील्स ओनली विद द कॉस्ट असर्टेनमेंट, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आपकी मेनली बैलेंस शीट संबंधित बातें की जाती हैं। फ्रॉम द लायबिलिटी साइड, फाइनेंसिंग कैसे करनी है, पैसा इक्विटी से रेज करना है, डेट से रेज करना है, या प्रेफरेंस कैपिटल से, डिपेंडिंग अपन कॉस्ट कितना लगेगा। एक बार पैसा रेज कर लिया तो पैसे को किस बिजनेस में लगाना है। तो ऐसे लॉन्ग टर्म डिसीजन और हैवी डिसीजन जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में लिए जाते हैं। जहां आपका कॉस्ट अकाउंटिंग बात करता है पास्ट और प्रेजेंट फिगर की, लेकिन क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एम है प्लानिंग करना, तो यहां पर फिगर्स यूज की जाती हैं फॉर द फ्यूचर।
राइट। एंड डेवलपमेंट की अगर बात करें, कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों डेवलप हुआ? ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, क्योंकि आज के डेट में कंपटीशन इतना आगे जा चुका है कि एवरी इंडस्ट्री नीड्स टू फाइंड आउट इट्स ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सो दैट आप कंट्रोल भी करें, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग हैज बीन इवॉल्व ड्यू टू द नीड्स ऑफ द मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको तरह तरह की प्लानिंग्स, प्रोजेक्शंस करनी होंगी एंड आपको स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने होंगे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, राइट। फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स, प्रोसीजर्स एक्सेट्रा। जैसे हम पढ़ते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग रूल्स हैं, जिनकी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट भी है, वैलिडिटी भी है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में देयर इज नो स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस। तो ये क्वेश्चन आज से पहले कभी नहीं आया था, बट लेटेस्ट एग्जाम में पूछा जा चुका है। एंड इट अगेन सेज लास्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। तो 4 डिफरेंट केस हैं, ये क्वेश्चन है बेटा हम पहले कर चुके हैं इस चैप्टर में। तो ये इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन बनते थे। वैसे तो मैंने कहा था कि आपके साथ मैं सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्कस करूंगा, लेकिन चैप्टर 1 आपका थ्योरी का मेन चैप्टर है, तो इसलिए हमने इसके फटाफट से एक बार सारे क्वेश्चन बेटा डील कर लिए हैं। एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। सो बेटा ये थे हमारे क्वेश्चन रिलेटिंग टू चैप्टर 1। लेट अस कम टू चैप्टर 2, कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट चैप्टर से नेवर एवर द थ्योरी क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, ठीक है जी। तो इसमें से कुछ ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है, और जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने कॉस्ट शीट चैप्टर करते हुए एड्रेस कर ली थी। हाँ, महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण हद से ये हो सकता है कि ये यूजेस ऑफ कॉस्ट शीट हम जान लेते हैं कि कॉस्ट शीट के क्या यूजेस है। तो बहुत ही आसान, हमने प्रैक्टिकल अगर किया तो आसान रहेगा जानना। प्रेजेंटेशन ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन, सभी तरह की इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करता है। सेलिंग प्राइस हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और क्योंकि कॉस्ट है, सेलिंग प्राइस है, तो प्रॉफिट फाइंड आउट किया जा सकता है। एनालिसिस, देखिए क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट वाइज, मतलब अगर आपके पास मल्टी प्रोडक्ट है तो आप डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स बना सकते हैं, जहां पर आप हर प्रोडक्ट की अलग अलग कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर लोकेशन वाइज एनालिसिस। लोकेशन वाइज मींस अगर आपका एक प्लांट नॉर्थ में है, एक वेस्ट में है, तो आप दोनों की अलग अलग कॉस्ट शीट बनाकर दोनों की कॉस्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देन इट सेज इंटर फर्म एंड इंट्रा फर्म कॉस्ट कंपैरिजन। इंट्रा फर्म कंपैरिजन पहले समझते हैं। इंट्रा फर्म कंपैरिजन का मतलब है खुद के साथ ही कंपैरिजन करना। तो आप अपनी करंट पीरियड की कॉस्ट शीट और इसके कंपैरिजन में प्रीवियस पीरियड की कॉस्ट शीट साथ में रख सकते हो टू आइडेंटिफाई कि चेंजेस क्या हुए हैं, कॉस्ट ज्यादा है, कम है, क्या चेंजेस हैं। इंटर फर्म कंपैरिजन का मतलब कि आप अपनी कॉस्ट शीट में अमाउंट कॉलम के साथ रख सकते हैं अपने किसी कॉम्पिटिटर का कॉलम ऑफ द कॉस्ट शीट, सो दैट आप उसको जान पाए कि आपकी कॉम्पिटिटर की कॉस्ट आपके कंपैरिजन में कितनी है। देन इट सेज प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट एस्टिमेट फॉर सबमिटिंग द टेंडर्स एंड कोटेशन। बिल्कुल सही, जहां पर कस्टमर आपके पास अप्रोच करता है, से पहले जस्ट टू नो द कोटेशन और द टेंडर, तो हम एक टेंटेटिव कॉस्ट शीट बनाकर सेलिंग प्राइस फाइंड कर सकते हैं कोटेशन बनाने के लिए, एंड द सेम कैन बी शोन टू द कस्टमर ऑल्सो। देन इट हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ बजट्स ऑल्सो। हमने बजट चैप्टर किया तो वहां पर बजट बनाने के लिए हम कॉस्ट शीट का यूज करते ही हैं। एंड डिस्क्लोजर ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी फॉर कॉस्ट कंट्रोल। इसका मतलब है कि हमने पहले कॉस्ट शीट अपनी बनाई, लेकिन उसके बाद हमें जरूरत महसूस हुई कॉस्ट कंट्रोल करने की। वी डिड टुक सम स्टेप्स, और आफ्टर अ सर्टेन पीरियड हम दोबारा से उस कॉस्ट शीट को डेवलप करके देख रहे हैं, जहां पर हम ये चेक करेंगे कि वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट के ऊपर क्या फर्क पड़ा है उन स्टेप्स से जो कि हमने उस टाइम पीरियड में लिए थे, सो दैट वी कैन गेट टू नो वेदर वी हैव बीन एफिशिएंट इन कंट्रोलिंग द कॉस्ट और नॉट। तो ये कुछ यूजेस आप कॉस्ट शीट के याद रख सकते हैं। एनी 5 आउट ऑफ दिस आप इसमें से याद रखेंगे तो एनफ होगा बेटा। इस चैप्टर से मैं और कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन डील नहीं करूंगा। हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 पर, जो है हमारा चैप्टर मटेरियल कॉस्टिंग। ये लीजिए बेटा, तो सबसे पहले क्वेश्चन कहते हैं डिस्कस ABC एनालिसिस एज अ सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। तो ABC एनालिसिस वेयर A, B and C स्टैंड्स फॉर ऑलवेज बेटर कंट्रोल। तो ABC सिस्टम का ये कहना है कि रादर देन टेकिंग द कंट्रोल ओवर ऑल द आइटम्स ऑफ मटेरियल इन अ सिमिलर मैनर, यू शुड डिवाइड द होल काइंड ऑफ मटेरियल इन द ऑर्गेनाइजेशन इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज A, B and C। जहां कैटेगरी ए के अंदर आप सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम्स को रखेंगे, वहीं सी कैटेगरी के अंदर आपको रखनी चाहिए सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट आइटम, और बी कैटेगरी के अंदर ऐसे आइटम जो मॉडरेटली इंपॉर्टेंट है, ना तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ना ही ऐसे हैं कि इनको बिल्कुल लीस्ट इंपॉर्टेंट का हम समझें। एंड देन वंस यू क्लासीफाई ऑल द आइटम्स इनटू ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, देन द
highest number of steps, maximum steps for the cost control and reduction should be taken for the A category items, less steps for B category and the least steps for C category, because ये हमारे लिए इंपॉर्टेंस ज्यादा होल्ड नहीं करता है. बट द क्वेश्चन अराइजेस कि आप इनको क्लासीफाई करेंगे कैसे. तो सबसे महत्वपूर्ण बेस जो हम लेते हैं क्लासीफाई करने के लिए, दैट इज द इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्ड. यानी कि आप ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी टाइप का मटेरियल यूज करते हैं उसमें से सबसे जो कॉस्टली मटेरियल है वो हमारा कैटेगरी ए रहेगा, बिकॉज सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमारी उसके अंदर है. और जिसमें सबसे कम इन्वेस्टमेंट है, सबसे कम खर्चा है, वो हमारा रहेगा बेटा कैटेगरी सी के अंदर. जैसा कि आप यहां से देखें तो हम यही कह रहे हैं कि इट एक्सरसाइजेस डिस्क्रिमिनेटिंग कंट्रोल. डिस्क्रिमिनेटिंग कंट्रोल मतलब एक तरह का कंट्रोल नहीं रहेगा, किसी के ऊपर ज्यादा कंट्रोल तो किसी के ऊपर कम कंट्रोल. एंड 3 कैटेगरी में इसको बेटा हम डिवाइड करते हैं, एबीसी. ए कैटेगरी ऑफ आइटम बहुत ही कम परसेंटेज, यानी कि देखने में तो कम होंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स कम होंगे, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट रहेगी. यू कैन सी द वर्ड रिक्वायर्स हैवी इन्वेस्टमेंट बिकॉज ऑफ देयर हैवी प्राइसेस और हैवी रिक्वायरमेंट, क्योंकि या तो इनकी जरूरत ज्यादा है या फिर इनका प्राइस ही बहुत ज्यादा है. बी कैटेगरी आइटम जो कि रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट है इनसे. एंड सी कैटेगरी जिनमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपकी नहीं होती है. एबीसी एनालिसिस किया क्यों जाएगा, बेहद जरूरी. इसके एडवांटेजेस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में अलग से बेटा आपसे. फर्स्ट इज कॉन्टिन्यूटी इन प्रोडक्शन. कॉन्टिन्यूटी इन प्रोडक्शन का मतलब है कि अगर मैंने अपने मटेरियल को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर ले तो आई विल ऑलवेज बी कीपिंग अ वॉच ऑन कैटेगरी ए. एंड हम कभी भी ऐसा नहीं सिचुएशन पैदा होने देंगे ऑर्गेनाइजेशन में कि हमारा ए मटेरियल खत्म हो जाए. तो वी विल ऑलवेज मेक श्योर कि ए मटेरियल का हमेशा बेस्ट क्वांटिटी हमारे पास पड़ा रहे, सो दैट माई प्रोडक्शन डज नॉट सफर. देन इट्स इज लोअर कॉस्ट, क्योंकि हम ए कैटेगरी के लिए अच्छे अच्छे स्टेप्स लेंगे. जैसे कि जब हमें ऑर्डर प्लेस करना होगा हम ईओ की क्वांटिटी के ऑर्डर प्लेस करेंगे. हम इसके लिए तरह तरह के स्टॉक लेवल्स मेंटेन करेंगे, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम मैक्सिमम, जो हमने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में सीखे थे. तो हमारा जो कॉस्ट होगा वो कम काफी आएगा. देन इट्स लेस अटेंशन रिक्वायर्ड, क्योंकि मैनेजमेंट सिर्फ ए कैटेगरी और थोड़ा बी कैटेगरी पर ध्यान देगी जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है. इसके लिए टॉप मैनेजमेंट को ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जिसके कारण ये भी एक हमारे लिए फायदा है दैट मैनेजमेंट कैन चैनलाइज इट्स एनर्जीज ऑन द मोर प्रोडक्टिव एरियाज रादर देन कंट्रोलिंग द सी कैटेगरी आइटम. देन इट सेज सिस्टमैटिक वर्किंग. सिस्टमैटिक वर्किंग अगेन मीन्स कि जब आप इसको क्लासीफाई कर लेते हैं तो आप ए कैटेगरी का कंट्रोल टॉप मैनेजमेंट के हाथ में, जबकि बी और सी कैटेगरी का जो सिस्टमैटिक काम होगा वो लोअर लेवल्स के पास भी देंगे. तो ये हमारे लिए बेटर रहेगा, क्योंकि मैनेजमेंट विल वर्क ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेप्शन इन दिस पर्टिकुलर केसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे सामने मटेरियल कॉस्टिंग में आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन बिल ऑफ मटेरियल एंड मटेरियल रिक्विजिशन नोट. तो इसको पहले हम समझ लेते हैं. बिल ऑफ मटेरियल का क्या मतलब है, एक ऐसा स्टेटमेंट, एक ऐसा प्लेस जहां पर हमने रिटर्न में लिखकर रखा है कि एक फिनिश्ड प्रोडक्ट को बनाने के लिए कौन कौन सा मटेरियल हमें चाहिए होगा और इसकी कितनी कितनी क्वांटिटी बेटा हमें चाहिए होगी, उसको कहते हैं बिल ऑफ मटेरियल. यानी कि बिल ऑफ मटेरियल इज अ बेसिक डॉक्यूमेंट फॉर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. जब भी वो किसी भी चीज का प्रोडक्ट का यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो उसके लिए कितनी क्वांटिटी किस किस मटेरियल की चाहिए वो बिल ऑफ मटेरियल से ही आपको पता चलेगी. मतलब अगर आपको आउटपुट बनाना है तो कौन सा इनपुट कितनी मात्रा में यूज करना है ये आपको बिल ऑफ मटेरियल से ही पता चलेगा. और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर आप इनपुट या तो गलत डाल दें या फिर इनपुट सही है लेकिन उसकी क्वांटिटी आपने चेंज कर दी तो आपका आउटपुट सही नहीं बनेगा. जबकि दूसरा पॉइंट आपसे डिफरेंस पूछा गया मटेरियल रिक्विजिशन नोट. मटेरियल रिक्विजिशन नोट का मतलब क्या है, लेट्स से दिस इज स्टोर एंड दिस इज द डिपार्टमेंट, लेट्स से फाइनेंस डिपार्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो फाइनेंस डिपार्टमेंट को लेट्स से दे नीड 2 कैलकुलेटर्स. और कैलकुलेटर कहाँ रखे हैं, स्टोर में. तो फाइनेंस डिपार्टमेंट से पर्सन स्टोर में जाएगा जब उस कैलकुलेटर को लेने के लिए, तो आप एक रिटन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे बाय विच यू विल रिक्वेस्ट द स्टोर टू प्रोवाइड यू द गुड्स विच यू आर डिमांडिंग. और इसकी एक कॉपी स्टोर डिपार्टमेंट के पास रहेगी और एक कॉपी फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास एज अ प्रूफ रहेगी. तो ऐसे नोट को बोलते हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट को बोलते हैं बेटा मटेरियल रिक्विजिशन नोट. तो क्वेश्चन आपसे इनके बीच में डिफरेंस पूछ रहा है. बिल ऑफ मटेरियल कौन प्रिपेयर करता है बेटा, ड्राइंग ऑफिस, मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लोग इसको क्लियरली देखकर बनाते हैं जब प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन और डिजाइन किया जाता है कि एक यूनिट ऑफ आउटपुट को बनाने के लिए कितने आपको इनपुट के यूनिट चाहिए होंगे. जबकि मटेरियल रिक्विजिशन नोट कौन बनाएगा,
द डिपार्टमेंट विच नीड्स द मटेरियल, मतलब विच वांट्स टू कंज्यूम द मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल क्या है? इट्स अ कंप्लीट शेड्यूल ऑफ कंपोनेंट पार्ट्स एंड द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर अ वर्क और अ जॉब ऑर्डर। आपको आउटपुट बनाने के लिए कितने इनपुट किस क्वांटिटी में चाहिए होंगे वो बिल ऑफ मटेरियल से पता चलेगा। जबकि MRN मटेरियल एक्विजिशन क्या है? एक डॉक्यूमेंट विच ऑथराइजेज द स्टोर कीपर टू इशू द मटेरियल टू द कंज्यूमिंग डिपार्टमेंट। फाइनेंस डिपार्टमेंट मेरे एग्जांपल में जब स्टोर कीपर के पास ऐसी स्लिप लेकर जाएगा तो स्टोर कीपर के पास अथॉरिटी है कि हाँ वो 2 कैलकुलेटर इशू कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्लिप। बिल ऑफ मटेरियल सर्व्स द पर्पस ऑफ स्टोर रिक्विजिशन। इसको सुपीरियर माना जाता है बिकॉज इसके अंदर सभी डिटेल मौजूद हैं कि एक यूनिट को बनाने के लिए कौन कौन सी चीज आपको चाहिए होगी। कहने का मतलब, अगर मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से एक एग्जीक्यूटिव स्टोर में जाता है सामान खरीदने के लिए, सामान लेने के लिए, सॉरी, अगर हम सिचुएशन ले लें कि आपने MRN नहीं बनाया लेकिन आपके पास बिल ऑफ मटेरियल है, आप प्रोडक्ट X का बिल ऑफ मटेरियल ले गए और आपने कहा है कि आपको 100 यूनिट प्रोडक्ट X के बनाने हैं तो सामान दे दिया जाए। अब आपने MRN नहीं बनाई लेकिन आप बिल ऑफ मटेरियल लेकर चले गए और बिल ऑफ मटेरियल के अंदर जैसा हमने पहले कहा लिखा रहता है कि कौन कौन सा मटेरियल, लेट्स से 3 मटेरियल चाहिए और कितनी कितनी मात्रा में चाहिए। अब जैसे आप बिल ऑफ मटेरियल लेकर गए तो स्टोर वाले पर्सन को पता है कि अगर आप 100 आउटपुट बनाना चाहते हो तो 200 किलो A, 300 किलो B और 500 किलो C के चाहिए होंगे। यानी कि बिल ऑफ मटेरियल कैन रिप्लेस MRN वेरी इजीली। अगर आप MRN नहीं लेकर गए, आप बिल ऑफ मटेरियल ले गए हैं तो वही आपका MRN का काम सर्व कर देगा। लेकिन जहां पर आपको MRN चाहिए, जैसे कि ये सिचुएशन, यहां पर आप बिल ऑफ मटेरियल को लेकर नहीं जा सकते हैं। तो बिल ऑफ मटेरियल इज कंसिडर्ड सुपीरियर बिकॉज इट कैन सर्व द पर्पस ऑफ स्टोर रिक्विजिशन ऑल्सो, जबकि आपका स्टोर रिक्विजिशन यानी कि मटेरियल रिक्विजिशन बिल ऑफ मटेरियल को रिप्लेस नहीं कर सकता है। राइट बेटा, कितने पॉइंट इसमें हम मार्क कर लेंगे, आगे हम बढ़ते हैं। देन देयर कम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जहां पर आपके सामने लिखा है परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम कंप्राइजेस बिन कार्ड एंड स्टोर लेजर बट द एफिकेसी ऑफ सिस्टम डिपेंड्स ऑन कॉन्टिन्यूअस स्टॉक टेकिंग। इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम बिन कार्ड और स्टोर लेजर समझना चाहेंगे। आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, बिन कार्ड और स्टोर लेजर। तो पहले मैं उस क्वेश्चन का आंसर आपको बेटा बता देता हूं, उसके बाद हम यहां पर आएंगे। सो लेट्स से दिस इज द स्टोर, और स्टोर के अंदर तरह तरह के डिफरेंट बेटा हमने बिन्स रखे हैं जिनके अंदर डिफरेंट मटेरियल स्टोर्ड है। तो लेट्स से दिस इज द बिन हैविंग द कैपेसिटी ऑफ 100 kg। हम मटेरियल परचेज करके लाते हैं, हमने इसके अंदर फिल कर दिया 100 kg। इस बिन के ऊपर हम एक कार्ड मेंटेन करते हैं। मैं ऐसा करता हूं, इस बिन को यहां पर अलग से बना देता हूं सो दैट हम इजीली इसको समझ पाए। तो लेट्स से 100 kg की इसकी कैपेसिटी है, हमने सामान खरीदा और इसमें हमने फिल कर दिया बेटा 100 kg। अब ऑर्गेनाइजेशन के स्टोर के अंदर ऐसे बहुत सारे बिन्स होंगे जिसके अंदर तरह तरह का मटेरियल पड़ा होगा। अब जैसे ही स्टोर पर्सन यहां से सामान इशू करता है, लेट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से पर्सन है, आपने इसमें सामान निकल कर दे दिया, लेट से आपने 20 kg दे दिए, फिर 10 kg दे दिए, तो डे बाय डे आप इस तरह से इशू करते रहे। और फाइनली जब आफ्टर फ्यू डेज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से डिमांड आई 20 kg की, तो आपने देखा कि इसमें से 20, 10, 30 यानी कि 90 kg तो ऑलरेडी इशू हो चुका, टोटल 100 था, आपके पास 10 kg ही बचा है, जबकि सामान की रिक्वायरमेंट है 20 kg, यानी कि आप समय पर ऑर्डर नहीं कर पाए। रीजन, क्योंकि आप सामान निकाल कर देते रहे लेकिन आपने ये देखा ही नहीं कि सामान रह कितना गया है। और ये प्रैक्टिकली डेली इसको ओपन करके देखना है भी बड़ा इंपॉसिबल काइंड ऑफ टास्क। अगर मैं कह दूं 1000 बिन है, 1000 बिन को कैसे डेली ओपन करके देखोगे? तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए कॉन्सेप्ट आया बिन कार्ड का, कि हर बिन के ऊपर क्या करो, एक कार्ड लगा दो। जब आपने इसमें मटेरियल रखा तो 100 kg लिख दिया, जैसे ही आपने फर्स्ट टाइम 20 kg इसमें से निकाला तो आप इस पे 100 kg क्रॉस करके इसके ऊपर लिख देंगे 80 kg, यानी कि अब हमें बिना बिन खोले ही पता है कि इसके अंदर 80 kg मटेरियल है। नेक्स्ट टाइम जब 10 kg आपने यहां पर इशू किया तो इसको काट कर हम लिख देंगे 70 kg। फिर आपने 30 kg इशू किया, इसको काट कर लिख देंगे 40 kg। और जैसे ये वाला 30 गया होगा, अब आपको पता चल गया कि 10 kg रह गया, तो टाइम पे ही नेसेसरी ऑर्डर प्लेस किया जाएगा। एंड ऐसी सिचुएशन नहीं आ पाएगी जहां पर रिक्वायरमेंट ज्यादा आई है लेकिन आप उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे। तो ये कॉन्सेप्ट है बेटा बिन कार्ड का, लेकिन बिन कार्ड सिर्फ रिकॉर्ड करता है क्वांटिटी, इसमें वैल्यू का कोई रोल नहीं रहता। जबकि जो दूसरा कॉन्सेप्ट हम इसका देख रहे हैं स्टोर लेजर, आपको याद होगा आप बच्चों ने मेरे साथ मटेरियल चैप्टर में स्टोर लेजर किया था, जहां पर हम रिसिप्ट, इश्यूज और बैलेंस के डिफरेंट कॉलम बनाकर देख रहे थे।
तीनों के अंदर फर्दर हम 3 सब कॉलम बनाते थे फॉर द पर्पस ऑफ क्वांटिटी रेट एंड अमाउंट, एंड 3 मेजर हेड्स वर देयर, फर्स्ट वन बिंग रिसिप्ट्स, सेकंड बिंग इश्यूज एंड द थर्ड बिंग बैलेंस, राइट। तो स्टोर लेजर के अंदर आप क्वांटिटी के साथ साथ रेट और अमाउंट यानी कि वैल्यू का भी ध्यान रखते हैं। तो दोनों में बहुत डिफरेंस हो जाता है। जहां बिन कार्ड सिर्फ क्वांटिटी की बात करता है, स्टोर लेजर सिर्फ क्वांटिटी के अलावा क्वांटिटी की बात नहीं करता, साथ में आपके साथ वैल्यू की बात भी करता है। जहां बिन कार्ड आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर सिर्फ बैलेंस शो करता है, स्टोर लेजर आपको बैलेंस के साथ साथ कब कितना सामान आया और कब कितना इशू है ये भी शो करता है। बिन कार्ड जहां सिर्फ आपका मेंटेन किया जाएगा नियर द बिन, ये बिन के ऊपर ही चिपकाया जाता है, बिन के साथ ही रखा होगा, यानी कि इट इज प्रेजेंट इन द स्टोर। जबकि स्टोर लेजर ऐसा डॉक्यूमेंट है जो स्टोर में नहीं बनाया जाता, ये आपका बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में बनाया जाता है और रखा जाता है। तो ये डिफरेंस बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए बिन कार्ड और स्टोर लेजर में क्या डिफरेंस है। दोनों से ही हमें इतनी चीज समझ में आ गई कि दोनों ही चीजें कंट्रोल पर्पस के लिए हैं। बिन कार्ड से आपको टाइम टू टाइम क्वांटिटी का पता लगता रहेगा, तो आपको स्टोर लेजर से साथ साथ अमाउंट के बारे में भी डिटेल मिलती रहेगी। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में एक बार फिर से पढ़ता हूं आपके सबके साथ, आइए मैं भी अपने सामने क्वेश्चन निकाल लेता हूं। जी हाँ, तो क्वेश्चन कहता है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम कंप्राइजेस बिन कार्ड एंड स्टोर लेजर but the efficacy means efficiency you can say of the system depends on the continuous stock taking। इसका मतलब क्या है, आपने बिन कार्ड और स्टोर लेजर तो मेंटेन कर लिया है जिसके अकॉर्डिंगली आप कंट्रोल रखे हुए कि कितना सामान आया, कितना गया और कितना बैलेंस आपके पास बचा है। यहां क्वांटिटी का है तो यहां पर क्वांटिटी के साथ साथ वैल्यू का आपने हिसाब किताब भी रख लिया। लेकिन बात ये आती है बेटा कि अगर मान लीजिए ये बिन है, इस बिन के ऊपर जो कार्ड लगा है उसमें अपडेट है 30 kg। द क्वेश्चन अराइजेस, क्या इसमें एक्चुअल में 30 kg पड़ा भी है या नहीं पड़ा है? आइडियली तो 30 kg होना चाहिए, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इसमें 30 kg पड़ा होगा। ड्यू टू मे बी आइदर एनी नॉर्मल रीजन और एबनॉर्मल रीजन, हो सकता है कि यहां पर आपकी क्वांटिटी कम हो या फिर इन रेयर केसेस हो सकता है क्वांटिटी ज्यादा हो। यानी कि हम सिर्फ इस क्वांटिटी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, टाइम टू टाइम वी नीड टू कैरी आउट continuous stock taking, मतलब physical checking of the stock to see whether the quantity which is actually lying in the container, whether that quantity is matching with the quantity as is recorded in the books। तो जब तक आप continuous stock taking नहीं करेंगे आपके बिन कार्ड और स्टोर लेजर का पर्पस सॉल्व नहीं होगा। बिकॉज बिन कार्ड और स्टोर लेजर हमने इसलिए बनाया था सो दैट हम क्वांटिटी की डिटेल जान सकें, और अगर ये दोनों ही क्वांटिटी मिसमैच कर जाएंगे तो आपका पर्पस सॉल्व नहीं होगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि टाइम टू टाइम आप कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग इसकी करते रहेंगे। अगर हम यहां पर देखते हैं तो यहां पर बिल्कुल लिखे देखिए परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम इज बेसिकली नेसेसरी फॉर मटेरियल कंट्रोल। और आगे अगर हम जाएं तो इसके बारे में हमें और डिटेल जानने का मौका मिलेगा। ये देखिए द मेन एडवांटेज ऑफ कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग, आपको करनी क्यों है कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग? नंबर 1 टाइमली एडजस्टमेंट, यानी कि अगर बिन में पड़े थे बिन के ऊपर लिखे 30 kg लेकिन एक्चुअल में सिर्फ 25 kg ही है तो आपको एडजस्टमेंट करनी होगी। ना चाहते हुए भी आपको उस 30 kg को क्रॉस करके 25 kg लिखना पड़ेगा और उस लॉस को बुक करना पड़ेगा। कंपाइलेशन ऑफ अकाउंट्स, कंपाइलेशन ऑफ अकाउंट्स का मतलब है अगर मान लीजिए लॉस हो गया है, हमें लॉस समय रहते पता चल गया, तो इंटरिम अकाउंट्स अगर मैं लेट्स से क्वार्टरली या मंथली अकाउंट्स बना रहा हूं, अगर टाइम टू टाइम स्टॉक टेकिंग होगी तो जब जिस महीने और जिस क्वार्टर में लॉस होगा हम उसी क्वार्टर में उसको बुक कर सकते हैं रादर देन वेटिंग फॉर द एनुअल अकाउंट्स। इजी लोकेशन ऑफ डिस्क्रिपेंसी, बहुत ही सिंपल सा रूल है कि अगर कभी कोई लॉस, कोई फ्रॉड, किस तरह का नुकसान होता है तो जितनी जल्दी आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे उतने ही ज्यादा चांस रहेगा कि आप उस गलती के पीछे जो इंसान है उसको भी ढूंढ पाए। तो इजी लोकेशन ऑफ डिस्क्रिपेंसी भी हो जाएगा एंड करेक्टिव एक्शन समय रहते आप ले सकते हैं अगर आप टाइम टू टाइम कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग करते हैं, राइट। नेचर ऑफ स्टॉक, मान लीजिए हमने किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के, किसी मटेरियल के 100 kg खरीदे थे और क्योंकि इतने सारे कंटेनर ऑर्गेनाइजेशन में तो पर कंटेनर आपको ख्याल नहीं रहता कि कब कोई सामान आया, कब कोई इशू हुआ। लेकिन जब आप कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग करेंगे और आपकी नजर में मान लो ऐसा कंटेनर आ गया जिसमें 100 kg पूरे का पूरा पड़ा है और ये आपने खरीदा था 5 महीने पहले, 5 months ago, अब तक यूज नहीं हुआ, यानी कि यहां से आपको ये जानने में मदद मिलेगी वेदर इट्स अ स्लो मूविंग और अ नॉन मूविंग मटेरियल। हो सकता है जब आपने खरीदा था
उस समय आप इस प्रोडक्ट को बना रहे थे जिसके लिए मटेरियल यूज होता है, लेकिन बाद में आपने उस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू कर दिया, इसके कारण शायद ये मटेरियल बचा पड़ा रहा। तो वी कैन फाइंड द नेचर ऑफ द मटेरियल, वेदर इट्स अ स्लो मूविंग और डोरमेंट और ऑब्सोलेट। डोरमेंट होता है जो करंटली डिमांड में नहीं है, ऑब्सोलेट का मतलब है जो डिमांड में ना तो अभी है ना ही कभी होगा, राइट। नेक्स्ट कहता है बेटा बेटर कंट्रोल, बिल्कुल ठीक। बेटर कंट्रोल का मतलब है, मान लीजिए आपने स्टॉक चेक किया, हमने डिफरेंट प्रैक्टिकल जब किया तो तरह तरह के स्टॉक लेवल सीखे थे, देयर हैज टू बी मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल एक्सेट्रा। अब मान लीजिए हमारे सामने कोई ऐसा कंटेनर आ गया जिसमें हमने देखा है कि इसके अंदर जो क्वांटिटी है वो पड़ी है बेटा 5 kg, जबकि जब हमने रिकॉर्ड्स में चेक किया तो इस मटेरियल का जो मिनिमम लेवल है डेजिग्नेटेड दैट इज 25 kg, यानी कि ये 5 किलो तक पहुंच गए, यानी कि समय रहते आपने इसका ऑर्डर प्लेस नहीं किया है, इसीलिए ये आपके मिनिमम लेवल से नीचे पहुंचे। तो इस तरह की डिस्क्रिपेंसीज भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली मान लीजिए इसका हमारे पास अगर मैं कह दूं मैक्सिमम क्वांटिटी पड़ा है 200 kg और रिकॉर्ड में चेक किया तो इसका मैक्सिमम लेवल जो है दैट इज 180 kg, तो यहां पर भी डिस्क्रिपेंसी निकल कर आई कि आपने 20 kg एक्स्ट्रा क्यों रखा हुआ है। ये चीजें सिर्फ स्टॉक टेकिंग से ही आपको पता चल सकती हैं, राइट। इसमें आपके सामने इस चैप्टर से बेटा इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, राइट। जो बाकी के क्वेश्चन है वो आप सेल्फ रीडिंग जरूर कर सकते हैं, राइट। वी कम टू द नेक्स्ट चैप्टर फ्रॉम द थ्योरी पर्पस व्यू। बट आइए बेटा, तो नेक्स्ट चलते हैं लेबर चैप्टर की थ्योरी पर। ये देखिए, सो लेबर चैप्टर से एक क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण बनता है, दैट इज रिलेटेड टू लेबर टर्नओवर। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपके सामने बेटा, डिस्कस द डिफरेंट मेथड्स ऑफ लेबर टर्नओवर। तो इसको तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, जब हमने प्रैक्टिकल किया था तो वी हैड डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट द सेपरेशन मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड एंड द फ्लक्स मेथड। हाँ, जो इसका दूसरा क्वेश्चन है दिया है मैंने आपको बुक में, वो बेहद इंपॉर्टेंट है, उसे जरूर डिस्कस कर लेंगे। डिस्कस द कॉजेज ऑफ लेबर टर्नओवर। तो आइए देखते हैं। लेबर टर्नओवर का मतलब तुम जानते हैं कि वर्कर का आना जाना लगा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा होता क्यों है, तो इसको कॉजेज को बेटा 3 कैटेगरी में बांटते हैं, पर्सनल कॉजेज, अनअवॉइडेबल कॉजेज एंड द अवॉइडेबल कॉजेज। तो पहला कॉज है पर्सनल कॉज। As the name says, these are those which induce or compel the worker to leave their job, but at their will. Very important wording, at their will. जब वर्कर खुद छोड़कर जा रहा है, जो भी रीजन होंगे वो सभी पर्सनल कॉजेज के अंदर आएंगे। चेंज ऑफ जॉब फॉर बेटरमेंट, वर्कर को बेटर जॉब मिल गई है। प्री मेच्योर रिटायरमेंट ड्यू टू इल एज, इल हेल्थ और ओल्ड एज, आपने प्री मेच्योर रिटायरमेंट ले ली है, अब आपकी काम करने की क्षमता नहीं रही उतनी। डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स एंड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सेट्रा, उस वजह से शायद आपको छोड़ना पड़े। या फिर आप अपने जॉब से संतुष्ट नहीं है, वर्किंग एनवायरमेंट अच्छा नहीं है, तो आप कह रहे हैं कि मैं यहां काम नहीं कर पाऊंगा, आप छोड़कर जा रहे हैं। सभी केसेस में आप अपनी मर्जी से ही छोड़ते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट आता है अनअवॉइडेबल कॉजेज। ये वो कॉज है अंडर विच इट बिकम्स ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट टू आस्क वन और मोर ऑफ देयर एम्प्लॉइज। मतलब मैनेजमेंट कह रही कि आप यहां से निकल जाइए, और कुछ ऐसा हो गया है जो कि बहुत लेट्स से ऐसा सिचुएशन है जो नॉर्मल सिचुएशन एक नहीं है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट, सीजनल नेचर ऑफ द बिजनेस। इंडस्ट्री सीजनल है, साल के 6 महीने काम होता है, तो बाकी 6 महीने मैनेजमेंट आपको रखकर क्या करेगी, दे विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड द सैलरीज, तो वो आपको उस टाइम पर निकाल देते हैं। देन शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, पावर, स्लैक मार्केट, प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई है, या फिर जो रॉ मटेरियल चाहिए वो नहीं मिल पा रहा, तो आपको लग रहा है कि आने वाले 2-3 महीने तक लेट्स से आपको काम प्रोडक्शन प्रोसेस बंद रहेगी, तो उस समय भी आप वर्कर को निकाल देंगे। चेंज इन द लोकेशन ऑफ द प्लांट, आपने अगर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया तो सभी वर्कर को तो आप शिफ्ट नहीं कर पाएंगे, तो आप उन वर्कर को निकाल देते हैं और दूसरी जगह जाकर नए वर्कर्स को हायर करते हैं। और डिसेबिलिटी, जहां पर मैनेजमेंट के सामने ऐसी सिचुएशन आ गई है जहां पर वर्कर हैज बीन डिसेबल्ड, वो अब अपना काम उस क्षमता से नहीं कर पाएगा जितना पहले कर, तो मैनेजमेंट उस केस में भी ऐसे स्टेप लेती है। देन द लास्ट पॉइंट कम्स अवॉइडेबल कॉजेज। एज द नेम सजेस्ट, पिछला पॉइंट जो हमने पढ़ा वो था बेटा अनअवॉइडेबल, लेकिन ये अवॉइडेबल। यहां पर भी वर्कर छोड़कर जा रहा है, वर्कर को निकाला जा रहा है, लेकिन इसके अंदर ऐसे कॉजेज आते हैं जो कि अवॉइडेबल थे, यानी कि अगर मैनेजमेंट समय पर एक्शन ले लेते तो आप वर्कर को रोक सकते थे। लिखा है विच कुड प्रिवेंट द वर्कर फ्रॉम लिविंग द जॉब इफ टाइमली एक्शन वाज टेकन बाय द मैनेजमेंट। लाइक क्या क्या हो सकते हैं पॉइंट्स, वर्कर की डिससेटिस्फेक्शन विद द जॉब, रेम्यूनरेशन आप कम दे रहे थे, आवर्स ज्यादा काम करा रहे थे, वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो वर्कर आपको छोड़कर चला गया। लेकिन अगर आप समय रहते एक्शन ले लेते तो वर्कर को आप रिटेन कर सकते थे, राइट। स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप विद द मैनेजमेंट, सुपरवाइजर एक्सेट्रा, किसी वर्कर की
कलीग से अच्छी बातचीत नहीं है, मैनेजमेंट से उसको लगता है कि हरासमेंट है, इज नॉट फीलिंग कंटेंटेड एट द वर्क प्लेस एक्सेट्रा। देन लैक ऑफ ट्रेनिंग फैसिलिटीज एंड प्रमोशनल एवेन्यूज, जब वर्कर को लगता है कि आपकी उसकी प्रमोशन के लिए ज्यादा अच्छे एवेन्यू नहीं है एक पर्टिकुलर ग्रोथ तक आकर, उसके बाद वो स्टेगनेंट ग्रोथ हो जाएगा, तो भी वो वर्कर मैनेजमेंट को छोड़कर, ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जा सकता है। या फिर लो वेजेस, जहां पर आप वर्कर को एडेक्वेट अमाउंट नहीं दे रहे थे, अलाउंसेस अच्छे नहीं थे, वहां पर भी वर्कर आपको छोड़कर चला जाएगा। राइट तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ कॉजेस में रहेंगे बेटा। इसमें आपको और कोई क्वेश्चन नहीं करना है, और क्वेश्चन नंबर 4 आप प्लीज क्रॉस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी क्रॉस कर देंगे और इसका आंसर भी आप क्रॉस कर देंगे बेटा, इसका आंसर भी आप क्रॉस कर देंगे। वी कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज ओवरहेड बेटा। ओवरहेड चैप्टर में जो ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो एग्जाम में कई बार आ चुका है, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। अब जब ओवरहेड चैप्टर मैंने आपके साथ प्रैक्टिकली डिस्कस किया था, वहां पर हमने फर्स्ट टॉपिक ही ये किया था, ओवर एब्जॉर्प्शन, अंडर एब्जॉर्प्शन। एंड जहां पर अगर आपको याद हो, हमने ट्रीटमेंट के लिए इनको 2 भागों में बांटा था कि या तो अंडर या एब्जॉर्प्शन, अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन बेटा होगी अब नॉर्मल रीजन की वजह से, या फिर ये होगा नॉर्मल रीजन की वजह से। लेकिन जब आपको थ्योरी में आंसर लिखने को आएगा तो हम इसमें एक तीसरा पॉइंट भी बनाएंगे, कैरी फॉरवर्ड, जो कि प्रैक्टिकली नहीं लिखना है, इसलिए हमने प्रैक्टिकल में डिस्कस नहीं किया, लेकिन थ्योरेटिकली ये पॉइंट हमें लिखना होगा। हम इतना सीख चुके थे जब हमने आपके साथ प्रैक्टिकली ये टॉपिक किया था कि अगर अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन ऐसे रीजन की वजह से जो एबनॉर्मल रीजन है, तो आप अमाउंट को ट्रांसफर कर देते हैं कॉस्टिंग पे एंड एल अकाउंट में। अगर नॉर्मल रीजन की वजह से है तो आप लोग फाइंड आउट करते हैं सप्लीमेंट्री रेट, यानी कि दोनों ही सिचुएशन में हम ट्रीटमेंट तो कर रहे हैं, या तो कॉस्टिंग पे एंड एल में लेकर जा रहे हैं, या फिर सप्लीमेंट्री रेट बनाकर इसको ट्रीट करते हैं। लेकिन जब आपको लगता है कि अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन हुई है या फिर ओवर एब्जॉर्प्शन हुई है इन द करंट पीरियड, लेकिन आने वाले ईयर में ये वापस से सेट ऑफ हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में इस केस में ओवर एब्जॉर्प्शन होगी, या फिर अगर आज ओवर एब्जॉर्प्शन हो गई और आने वाले ईयर में देयर विल बी अंडर एब्जॉर्प्शन इन द सेंस कि ये अपने आप ही सेट ऑफ हो सकता है, तो रादर देन ट्रीटिंग दिस इन द करंट ईयर, आप इसको नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर कर देते हैं। मतलब आप करंट ईयर में ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, आप सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, और नेक्स्ट ईयर जब रिवर्स सिस्टम होगा तो ये सस्पेंस अकाउंट आपका कैंसिल हो जाएगा। इसको कहते हैं अंडर या ओवर एब्जॉर्ब्ड को कैरी फॉरवर्ड करना। लेकिन ये मैनेजमेंट तभी करेगी अगर उन्हें ऐसी फीलिंग आ रही है कि हाँ नेक्स्ट पीरियड में देयर विल बी एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ व्हाट हैज हैपेंड इन द करंट ईयर, जो कि यूजुअली कब होगा, या तो लेट्स से सीजनल इंडस्ट्री है, इस साल आपका सामान कम बिका, नेक्स्ट ईयर आपको लग रहा है कि ज्यादा सामान बिकेगा, तो वो आपका सेट ऑफ हो जाएगा। या फिर कई बार ऐसा होता है कि आपने न्यू बिजनेस स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग के जो कुछ ईयर्स होंगे वो आपके एबनॉर्मल ईयर होंगे, लेकिन जैसे एक बार बिजनेस अपनी स्पीड पकड़ेगा तो आगे आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, तो फॉर द टाइमिंग आप इन सभी ईयर्स की अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन को फॉर द टाइमिंग पेंडिंग रखेंगे, और जैसे आगे अच्छे ईयर्स आएंगे तो आप उनके साथ इन ईयर्स को सेट ऑफ करना चाहेंगे। तो ये क्वेश्चन में आपको ये 3 पॉइंट बेटा लिखकर आने होंगे। एडेक्वेट डिटेल इनके बारे में मैंने आपको नोट्स के अंदर दी हुई है, वहां से आप इसको रीड कर लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं ओवरहेड चैप्टर के अंदर, तो हमारा पहले पेज पर ही ये क्वेश्चन दिखता है, मेथड्स ऑफ रीअपोर्शनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड। ये हम डिटेल में कर चुके थे बेटा, इसमें मैंने आपको सिखाया था सेकेंडरी समरी बनाने के लिए तो डायरेक्ट मेथड होता है या फिर नॉन रेसिप्रोकल मेथड, जिसको स्टेप लेडर या स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है, और एक होता है बेटा रेसिप्रोकल मेथड, जिसके अंदर फर्दर हम 2 डिवीजन करते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन या फिर आपका रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आंसर इसमें लिखना है, इसलिए बेटर होगा आप इसको प्रैक्टिकल नोट से ही देखें रादर देन फ्रॉम द थ्योरी नोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें अच्छा क्वेश्चन बनता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, हम कह सकते हैं डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट एलोकेशन एंड कॉस्ट एब्जॉर्प्शन। तो आइए बेटा इस आंसर पर चलते हैं। आंसर नंबर 5, कॉस्ट एलोकेशन एंड कॉस्ट एब्जॉर्प्शन। तो इसकी बात हमने कहां पर की थी, मैं आपको याद दिला दूं, एलोकेशन एब्जॉर्प्शन प्रैक्टिकली हमने इसको समझा था। सबसे पहला काम, प्राइमरी समरी जब हम बनाते हैं तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के ऊपर हम बेटा खर्चों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जितने भी ओवरहेड के एक्सपेंसेस आपको दिए होंगे, ऑल द एक्सपेंसेस आर रिटन इन ओवर द वेरियस डिपार्टमेंट्स। अब कुछ खर्चे ऐसे होंगे जिसके लिए आपको कुछ ज्यादा बेस चूज नहीं करना, कुछ नहीं चूज करना, आपको डायरेक्टली पता है कि ये खर्चा कहाँ का है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था प्रैक्टिकल सिखाते हुए कि लेट्स से 4 डिपार्टमेंट हैं, हर डिपार्टमेंट में अपना अपना बिजली का मीटर इंस्टॉल्ड है, तो हर एक का इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हमें अलग अलग डायरेक्टली पता चल जाएगा। तो इस सिचुएशन में वो यूज द वर्ड एलोकेशन,
जहां पर खर्चा डायरेक्टली हमें पता है कि किस कॉस्ट सेंटर का कितने रुपए का खर्चा आपका हो गया है। बट अगर मैं कह दूं इसी सिचुएशन में रादर देन हैविंग द सेपरेट मीटर वी आर हैविंग ओनली वन मीटर जहां पर सभी डिपार्टमेंट की डिटेल कैप्चर हो रही है, वी विल हैव टू चूज सम बेसिस टू डिस्ट्रीब्यूट दिस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ओवरहेड्स। इन दैट केस इट इज कॉल्ड एज द अपॉर्शनमेंट। द वर्ड इज कॉल्ड एज अपॉर्शनमेंट। यानी कि जब आप प्राइमरी समरी सबसे पहले बनाते हैं खर्चों के लिए तो वर्ड या तो रहेगा बेटा एलोकेशन या फिर रहेगा अपॉर्शनमेंट। आप इन टोटल तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट काम आप करते हैं सेकेंडरी समरी, जहां पर आपका मेन काम होता है कि जो सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स हैं उनको भी बैक ओवर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ही हम ले आए, क्योंकि प्रोडक्ट अल्टीमेटली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बनेगा। तो हम जो टोटल ऑफ ओवरहेड्स है वो सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही लेकर आना चाहते हैं। और अंत में हम क्या करते हैं, अगर आपको याद हो कुछ क्वेश्चन हमने ऐसे किए थे जहां पर इसको एक बेस से डिवाइड कर देते थे, विच कुड बी आइदर मशीन आर लेबर आर एक्सेट्रा, कुछ भी। इस चीज को कहते हैं एब्जॉर्प्शन करना, एब्जॉर्ब करना। और इसके करने के बाद जो आता था इसको कहते थे बेटा एब्जॉर्प्शन रेट। यानी कि आप एब्जॉर्प्शन रेट क्यों निकालते हैं, क्योंकि अगर मैं प्रोडक्ट एक्स बना रहा हूं जो कि P1 और P2 में फॉर लेट्स से 10 आर एंड 8 आर यूज हो रहा है, तो मैं उसको इस रेट से मल्टीप्लाई करूंगा जो मैंने यहां पर एब्जॉर्प्शन रेट निकाला है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है डिफरेंस बिटवीन द एलोकेशन एंड द एब्जॉर्प्शन। डिफरेंस आपको समझ में आ गया है कि क्या है, इसको एक बार फटाफट से हम यहां से देखते हैं। आइए, इट सेज कॉस्ट एलोकेशन इज द अलॉटमेंट ऑफ होल आइटम ऑफ कॉस्ट व कॉस्ट सेंटर। होल आइटम का मतलब ये पहले से ही हमें क्लियर है कि कितने रुपए का खर्चा है। और कॉस्ट एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग द ओवरहेड्स दैट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट ओवर द पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर बाय द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तो जब हमने ये यूनिट एब्जॉर्प्शन के यूनिट्स को यूज किया ओवर द प्रोडक्ट्स जो कि हम बना रहे हैं, तो वर्ड हम यूज करते हैं बेटा एब्जॉर्प्शन। और जब हम खर्चे को डिवाइड कर रहे हैं ओवर द वेरियस डिपार्टमेंट तो हम वर्ड कहते हैं एलोकेशन। दूसरा डिफरेंस का पॉइंट बनता है सीक्वेंस। अभी मैंने आपको बताया कि पहले एलोकेशन और अपॉर्शनमेंट और बाद में फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड इन द एंड देयर विल बी एब्जॉर्प्शन। तो सीक्वेंस के हिसाब से पहले हमेशा एलोकेशन होगा और एब्जॉर्प्शन हमेशा एंड में ही आएगा। तो यहां पर सेम बात लिखी है हमारे सामने, एलोकेशन अकर्स बिफोर द एब्जॉर्प्शन वेयर एज एब्जॉर्प्शन इज द लास्ट स्टेप इन द एंटायर प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स। राइट। सो इस चैप्टर से ये दो क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट बेटा बनते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर जिसका नाम है बजटरी कंट्रोल। सो बजटरी कंट्रोल में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, लेकिन हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 भी एक बार फटाफट से देख लेंगे। तो क्वेश्चन 1 हमारे सामने जो कहता है डिस्कस द और लिस्ट द 8 फंक्शनल बजट्स। अगर आप बच्चों को याद हो जब हमने फंक्शनल बजट किए थे तो हमने प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्शन बजट, मटेरियल यूसेज बजट यानी कि मटेरियल कंजम्पशन बजट और परचेज बजट, ये 3 बजट की प्रैक्टिस भी की थी। फंक्शनल बजट में और किस किस तरह के बजट बन सकते हैं आपको सिर्फ माइंड में इतना रखना है कि फंक्शनल बजट वर्ड बना है फंक्शन से, तो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डिपार्टमेंट जैसा फंक्शन परफॉर्म करता है उससे संबंधित एक बजट बन जाएगा। जैसे कि सेल डिपार्टमेंट सेल बजट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्लांट को यूटिलाइज करता है तो प्लांट यूटिलाइजेशन जो कि यूजली आवर्स में होगा। देन देयर कैन बी डायरेक्ट लेबर बजट जो कि एचआर डिपार्टमेंट बनाएगा, शोइंग कि कितने डायरेक्ट लेबर, कितने वर्कर, कितने आवर्स के लिए और कितने कॉस्ट उनको आपको देनी होगी। फैक्ट्री ओवरहेड बजट जो कि मेनली फैक्ट्री ओवरहेड के लिए बनेगा। एंड वी कैन से प्रोडक्शन कॉस्ट, ये भी हमने बेटा एक क्वेश्चन में किया था जहां पर हमने प्रोडक्शन के लिए कितने खर्चे लगते हैं, मटीरियल, लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एक्सेट्रा, इनका टोटल अगर करते हैं तो इट रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्शन कॉस्ट। तो अकॉर्डिंगली उसके लिए भी आप बजट बना सकते हैं। राइट। जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बनता है डिफरेंस बिटवीन द फिक्स्ड बजट एंड द फ्लेक्सिबल बजट। जब आप बच्चों ने मेरे साथ प्रैक्टिकली फ्लेक्सिबल बजट को किया था, हमने देखा था कि हम डिफरेंट कैपेसिटीज पर लेट्स से 70, 80, 50% तरह तरह की कैपेसिटी पर डिफरेंट रिजल्ट फाइंड आउट करके देखते थे, जहां पर हम सेल्स को अकॉर्डिंगली बार बार चेंज करते थे। एंड कॉस्ट के अंदर बेटा डिस्टिंक्शन की जाती थी वेदर द कॉस्ट इज वेरिएबल, फिक्स्ड और द सेमी वेरिएबल कॉस्ट। एंड अकॉर्डिंगली हम डिफरेंट लेवल पर इनको चेंज करते हुए डिफरेंट लेवल्स पर रिजल्ट्स को जज करते थे। तो ऐसे बजट को हम कहते थे फ्लेक्सिबल बजट। अगर अब मैं कह दूं रादर देन हैविंग वेरियस ऑप्शंस, अगर मैं एक पर्टिकुलर लेवल पर ही सिर्फ बजट बनाकर देख लूं, लेट्स से 70% हैविंग ओनली वन सेल्स, वन फिगर ऑफ कॉस्ट एंड हैविंग वन प्रॉफिट, इट इज कॉल्ड अ फिक्स्ड बजट। तो ये दोनों इस तरह से हम कंट्रास्ट इनको कर सकते हैं। आइए देखिए,
सो फर्स्ट पॉइंट सेज फ्लेक्सिबिलिटी, फिक्स्ड बजट इज इनफ्लेक्सिबल, डज नॉट चेंज विद द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, क्योंकि हमने बनाया है सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट पर है। जबकि फ्लेक्सिबल बजट नाम में ही फ्लेक्सिबल है, इट चेंजेस एज पर द लेवल ऑफ एक्टिविटी। कंडीशंस, फिक्स्ड बजट तो ये एज्यूम करके बनाते हैं कि कंडीशन कभी चेंज ही नहीं होगी, इसलिए हमने सिर्फ एक ही लेवल पर बनाया। जबकि फ्लेक्सिबल बजट इज प्रिपेयर्ड कीपिंग इन माइंड द चेंजिंग कंडीशन, तो हम तरह तरह की सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए, कंसिडर करते हुए इन एडवांस तरह तरह के बजट्स बनाकर रखते हैं। और डिफरेंस के पॉइंट क्या रहेंगे बेटा, आइए इसमें देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, क्योंकि आप फिक्स्ड बजट के अंदर सिर्फ एक ही लेवल पर बना रहे हैं तो आप मैटर ही नहीं करता कि कौन सी कॉस्ट फिक्स है और सेमी वेरिएबल, बिकॉज आप उसको चेंज ही नहीं करोगे। जबकि जब हम डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर बनाएंगे तो हमें यह जानना जरूरी है कौन सी कॉस्ट फिक्स है, बिकॉज वो सभी लेवल पर फिक्स रहने वाली है, कौन सी कॉस्ट वेरिएबल और कौन सी सेमी वेरिएबल है, राइट। कॉस्ट कंट्रोल, क्योंकि फिक्स्ड बजट आपने एक ही लेवल पर बनाया है तो इट इज इनइफेक्टिव एज अ टूल फॉर कॉस्ट कंट्रोल, आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि डिफरेंट लेवल्स पर कितनी कॉस्ट है और कैसे आपको कंट्रोल करना है। जबकि फ्लेक्सिबल बजट क्योंकि डिफरेंट लेवल्स पर है तो वहां पर ज्यादा स्कोप कॉस्ट कंट्रोल का दिखाई देता है। नंबर ऑफ बजट्स, फिक्स्ड बजट में आप सिर्फ एक ही बजट बना रहे हो जैसे हमने पहले कहा, जबकि फ्लेक्सिबल में सीरीज ऑफ बजट कम से कम 2 होंगे, ये तो श्योर है, उससे ज्यादा 3, 4, 5 जितने मर्जी बेटा ये बजट्स हो सकते हैं, राइट। बजटरी कंट्रोल में इसके अलावा कोई खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम नहीं देखते हैं, तो हम चलते हैं आगे बेटा, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्कस द मेन एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। जब आप बच्चों के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग चैप्टर डिस्कस किया था तो हमने कॉन्ट्रैक्ट सीखने के लिए कहा था इट कुड बी ऑफ 3 टाइप। इट कुड बी आइदर अ फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट जहां पर आपका प्राइस हमेशा फिक्स रहता है, इट कुड बी कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, और इट कुड बी अ मिक्स ऑफ द टू विद द एस्केलेशन क्लॉज। तो फर्स्ट आपसे क्वेश्चन कह रहे हैं कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट के एडवांटेजेस बताइए। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट बेटा होता क्या है पहले इसको समझ लेते हैं। जहां पर कॉन्ट्रैक्टी और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में ये तय होता है कि कॉन्ट्रैक्टर जितना भी खर्चा करेगा सारे के सारे बिल्स कॉन्ट्रैक्टी को देगा। Contractor will reimburse him for all the expenditure that is written in the bills, and along with that he will give him a certain percentage of profit that is called as a cost plus contract, right? So in cost plus contract the contract price is ascertained by adding a percentage of profit to the total cost of work, right? इसके एडवांटेज क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है तो कॉन्ट्रैक्टर के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको एक फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। आपका जो रिस्क था वो नलिफाई हो जाता है, कोई लॉस अब आपको नहीं हो सकता क्योंकि सारे खर्चे एक्चुअल में आपको कॉन्ट्रैक्ट ही देने वाला है। एंड इट इज यूजफुल व्हेन द वर्क टू बी डन इज नॉट डेफिनेटली फिक्स। अगर कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी जब डिस्कशन कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, अगर स्कोप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको क्लियर नहीं हो पा रहा तो कॉन्ट्रैक्टर कभी भी एक फिक्स्ड अमाउंट आपको नहीं बता पाएगा। अगर मान लीजिए वो कह दे 1 करोड़ रुपए में वो कॉन्ट्रैक्ट करने को राजी है जबकि स्कोप क्लियर नहीं था, तो बाद में जब उसे लगेगा कि उसकी कॉस्ट ही 1 करोड़ से आगे एक्सीड होगी तो इट कैन लीड टू अ डिस्प्यूट एक्सेट्रा। इसलिए सबसे बेटर होता है कि जहां पर आपको क्लैरिटी से स्कोप नहीं पता है वहां पर आप फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट मत कीजिए, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू चले जाइए। कॉन्ट्रैक्टी के लिए फायदा क्या होगा कि उसको सारी बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट का चेक करने का मौका मिलेगा, तो कॉन्ट्रैक्टर किसी भी प्रकार का फ्रॉड एक्सेट्रा या फिर ज्यादा कॉस्ट इनकर नहीं कर सकता। जो बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट एक कंपोनेंट कॉस्ट के हैं इन द बेस्ट क्वांटिटी सिर्फ उसी को ही वो यूज कर पाएगा। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट एडवांटेज बेटा बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द प्रॉफिट और लॉस। ध्यान रखेंगे दिस क्वेश्चन इज ओनली फॉर द ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट, ये क्वेश्चन न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। आपको याद अगर मैं चलूँ ये पॉइंट किया बेटा, जब हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना सीखा था तो देयर यूज्ड टू बी अ टर्म कॉल्ड नोशनल प्रॉफिट, जिसको ब्रॉड डाउन करते हुए हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते थे, P&L एंड WIP रिजर्व। मैंने उस समय आपको बताया था कि ये काम सिर्फ ओल्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट्स को ही करना है। और जो पॉइंट P&L में अमाउंट जो जाता था, ये अमाउंट कैसे निकलता था, हम एक रिलेशनशिप निकालते थे, वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100 करके एक परसेंटेज आता था और उसके बेस पर हम फॉर्मूला चूज करते थे कि P&L में कैसे जाएगा। लेकिन ये सारा प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट्स के लिए था। न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स के लिए हमने कहा था नोशनल प्रॉफिट वर्ड नहीं आएगा, जितना भी प्रॉफिट होगा आप सारा प्रॉफिट P&L में ही ट्रांसफर करेंगे। इसलिए ये क्वेश्चन न्यू सिलेबस के लिए रेलिवेंट नहीं है, बिकॉज इस क्वेश्चन में आपको आंसर में ये चीज लिखनी है कि किस परसेंटेज के बेस पर कितना अमाउंट आप P&L के अंदर लेकर जाते हैं। तो ये सिर्फ ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स के लिए ही वैलिड रहेगा, राइट। फिर से हम देखते हैं क्वेश्चन 6 अगेन इज कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं
पूछता है आपसे बेटा टर्म्स नोशनल प्रॉफिट एंड रिटेंशन मनी। तो नोशनल प्रॉफिट वर्ड फिर से इट इज अ टर्म ओनली फॉर द ओल्ड सिलेबस, न्यू सिलेबस में ये चीज नहीं पूछी जा सकती है। और ओल्ड सिलेबस में अगर हम जानना चाहें नोशनल प्रॉफिट क्या है तो बहुत ही आसान, कि जब हम एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हैं तो फॉर अ पीरियड जितने भी आपने इनकम इन द फॉर्म ऑफ वर्क सर्टिफाइड एंड क्लोजिंग स्टॉक इन द फॉर्म ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड along with all the cost जब आप इनपुट करते हैं, जो बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट की आएगी उसको नोशनल प्रॉफिट बोला जाता है। देन रिटेंशन मनी, रिटेंशन मनी रिप्रेजेंट्स द अमाउंट विच द कॉन्ट्रैक्टर हैज नॉट येट रिसीव्ड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टी। तो ऐसा अमाउंट जो कि वर्क सर्टिफाइड तो हो चुका है लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टी ने अब तक रिलीज नहीं किया है। लेट्स से मैं कहता हूं बेटा कि 1 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने टोटल इतना समय लगेगा, लेकिन फर्स्ट ईयर यहां पर एंड हो गया और हमारा वर्क सर्टिफाइड था 40 लाख रुपए, जिसमें से कॉन्ट्रैक्टी ने कॉन्ट्रैक्टर को 35 लाख रुपए तो दे दिए हैं लेकिन 5 लाख रुपए अभी तक नहीं दिए हैं, तो हम 5 लाख रुपीज को कहेंगे रिटेंशन मनी, द अमाउंट ऑफ मनी विच हैज बीन रिटेन्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टी एंड हैज नॉट येट बीन गिवन टू द कॉन्ट्रैक्टर। राइट, नेक्स्ट एस्केलेशन क्लॉज के बारे में पूछता है, ये हमने प्रैक्टिकल वक्त बेटा इसको एड्रेस कर लिया था, इस क्वेश्चन को हम यहां से नहीं पढ़ने वाले। Then it says discuss the principles to be followed while taking credit. This question will have the same answer as of question number 2, so it will have the relevance only for old syllabus students, not for the new syllabus students. Last question में आपसे पूछते हैं retention money and the progress payment. तो जहां retention money का मतलब है the amount which has been retained by the contractor, progress payment refers to the amount which has been paid by the contractor to the contractor. It is totally in contrast of the retention money. Retention money वो पैसा है जो कॉन्ट्रैक्टर ने रिटेन कर लिया है लेकिन कॉन्ट्रैक्टर को दिया ही नहीं, जबकि प्रोग्रेस पेमेंट ऐसा अमाउंट है जो कि पैसा दिया जा चुका है बाय द कॉन्ट्रैक्टर टू द कॉन्ट्रैक्टर। राइट बेटा, नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग में आप थ्योरी में कोई भी स्पेशल क्वेश्चन नहीं है, आप अपने खुद से रीडिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। जितने भी ये पॉइंट्स हैं हम सारे प्रैक्टिकली डिस्कस कर चुके हैं, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, नॉर्मल लॉस एक्सेट्रा, दिस ऑल थिंग्स हैव बीन डन ऑलरेडी। जेपीबीपी चैप्टर पर अगर हम आते हैं, जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग, फर्स्ट क्वेश्चन तो बेटा आपसे अपॉर्शनमेंट के बारे में पूछते हैं। अपॉर्शनमेंट हमने डिटेल में 9 मेथड्स किए थे तो इसकी बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन हाँ सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछता है मीनिंग एंड फीचर्स, ये हम जरूर देख लेंगे। तो जॉइंट प्रोडक्ट रिप्रेजेंट 2 और मोर प्रोडक्ट्स, बिल्कुल ठीक, कम से कम 2 होंगे तभी इसको जॉइंट कहा जाएगा। एंड दीज आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, याद रखेंगे मैंने आपको जब सिखाया था तो हमने बाय प्रोडक्ट की बात की थी और बाय प्रोडक्ट की इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं थी, लेकिन जॉइंट प्रोडक्ट की इक्वल इंपॉर्टेंस होगी। विच आर प्रोड्यूस्ड इन नेचुरल प्रोपोर्शंस, आप इसका प्रोपोर्शन डिसाइड नहीं कर सकते, वो बाय नेचर ही प्रोपोर्शन उनका प्रीफिक्स्ड है। एंड दे आर प्रोड्यूस्ड साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम मटेरियल इन द सेम प्रोसेस, मतलब प्रोसेस एक ही है, एक ही समय पर एक साथ ये 2 प्रोडक्ट, कम से कम 2 प्रोडक्ट निकल कर आएंगे, दोनों के लिए जो मटेरियल था वो कॉमन था और जिस प्रोपोर्शन में आएंगे वो बाय द नेचर इज ऑलरेडी प्रीफिक्स, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ये मीनिंग है और बेटा मीनिंग से ही इसके डिफरेंट डिफरेंट फीचर जो हैं वो निकल कर आती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं डिफरेंट पॉइंट, दीज आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, these are produced in natural proportions simultaneously from the same material and simultaneously in the same process। तो सेम ही डेफिनेशन से आप इसकी फीचर्स को भी बना सकते हैं। राइट, इसके बाद बेटा हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कोई स्पेशल क्वेश्चन हमारा नहीं रहेगा, मार्जिनल कॉस्टिंग पर आएंगे, यहां पर हम कुछ क्वेश्चन से जरूर डील करेंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग, ये लीजिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय की फैक्टर एंड गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ इट। की फैक्टर का मतलब क्या होता है बेटा, वेन एवर द ऑर्गेनाइजेशन इज कैरिंग आउट द प्रोडक्शन एंड उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को अगर कोई भी चीज लिमिट करती है तो उस फैक्टर को हम कहते हैं की फैक्टर। मान लीजिए आप 10,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बना सकते हैं जस्ट फॉर एग्जाम्पल, और आपको एक फिनिश प्रोडक्ट के लिए 5 किलो रॉ मटेरियल लगता है, यानी कि टू प्रोड्यूस द 10,000 फिनिश प्रोडक्ट आई नीड 50,000 kg ऑफ रॉ मटेरियल, लेकिन जो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है दैट इज ओनली अप टू 40,000 kg, यानी कि इस समय मैं कह सकता हूं दैट रॉ मटेरियल इज द की फैक्टर। अगर मैं कहता हूं कि मान लीजिए एक फिनिश प्रोडक्ट को बनाने के लिए
4 लेबर आवर्स लगते हैं, यानी कि हमें टोटल 10,000 यूनिट्स के लिए 40,000 लेबर आवर्स चाहिए होंगे, लेकिन लेबर इज अवेलेबल ओनली फॉर 35,000 आवर्स। तो यहां पर लेबर आवर जो हो जाएगा बेटा वो आपका की फैक्टर हो जाएगा। तो कोई भी चीज जो आपके पास शॉर्ट सप्लाई में है उसको की फैक्टर या फिर लिमिटिंग फैक्टर बोला जाता है। और एग्जांपल में आप कह सकते हैं रॉ मटेरियल, लेबर आवर्स एक्सेट्रा, ठीक है ना, किसी प्रकार से। Then it says write short note on angle of incidence. I hope we remember जब मैंने आपको ब्रेक इवन चार्ट बेटा बनाकर दिखाया था, ब्रेक इवन चार्ट मैं एक बार आपको वापस से दिखा देता हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए। ये देखिए, ये हमने जब प्रैक्टिकल सीखा था ये ब्रेक इवन चार्ट बनाया था। एक बार आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट बेटा ये वाला पॉइंट आपका जब अचीव हो जाता है, इसके बाद ये जो एंगल यहां पर बनता है इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। उस वक्त भी हमने यहां पर सीखा था और लिखा भी था। तो इसी चीज को उन्होंने इस बार थ्योरी में पूछा है कि व्हाट राइट अ शॉर्ट नोट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो दिस एंगल इज फाउंड बाय इंटरसेक्शन ऑफ द सेल्स लाइन एंड द टोटल कॉस्ट लाइन एट द ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट जस्ट अचीव होने के बाद जो एंगल टीआर और टीसी की लाइन से बनता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और ये एंगल शो करता है कि किस रेट पर आप प्रॉफिट्स को अर्न कर रहे हैं, और जितना वाइड ये एंगल होगा उतना ही ज्यादा मतलब आपका प्रॉफिट अर्निंग का रेट बेटा रहेगा। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं, तो क्वेश्चन आपको कह रहा है कुछ बेसिक अजम्पशन बताइए। एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, इसको पढ़ सकते हैं बेटा। अजम्पशंस क्या होती हैं? सो अजम्पशन ये है कि मान लीजिए अगर क्वेश्चन आपको कहता है दैट देयर आर 10,000 यूनिट्स, या फिर मैं ऐसे कह दूं लेट्स से माय लेवल ऑफ सेल्स इज 10,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, आई एम अर्निंग रुपीज 1 lakh. If a situation is given to me that my sales will increase by let's say 20%, this is sure that 1 lakh will change to 1,20,000. लेकिन there are two possibilities. या तो मैं ये मान सकता हूं कि यूनिट्स बढ़ गए हैं 20% से, मतलब 10,000 से 12,000 हो गए लेकिन रेट सेम रहा, या फिर मैं कह सकता हूं यूनिट्स मेरे सेम हैं और मेरे रेट में 20% बढ़ गया। दोनों ही केस में आंसर तो सेम आता है। तो आप हमेशा ये एज्यूम करेंगे दैट आर क्वांटिटी हैज इंक्रीज्ड एंड नॉट द रेट। तो ये देखिए, चेंजेस इन लेवल्स ऑफ रेवेन्यूज एंड कॉस्ट अराइज ओनली बिकॉज ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड। आप रेट में नहीं, आप हमेशा एज्यूम करेंगे जो चेंज है वो आपके नंबर ऑफ यूनिट्स में बेटा आएगा। देन हमेशा ही ये एज्यूम किया जाता है, सीवीपी की एक अजम्पशन है कि जो टोटल कॉस्ट है उसके 2 पार्ट किए जा सकते हैं, तभी हमारी इनकम स्टेटमेंट पूरी तरह से वेरीफाई होगी। बिकॉज हमने मार्जिनल कॉस्टिंग में देखा था कि सेल में से वेरिएबल कॉस्ट पहले माइनस होगी और फिक्स्ड कॉस्ट बाद में माइनस की जाती है। तो टोटल कॉस्ट के 2 कंपोनेंट है, ऐसा हमेशा समझा जाएगा। Then it says behavior of total revenue and total cost are linear in relation to the आउटपुट लेवल विद इन अ रेलिवेंट रेंज। बिल्कुल ठीक, इसका मतलब है कि एक पर्टिकुलर रेंज तक आपकी ना तो कॉस्ट और ना ही सेलिंग प्राइस जो है इंक्रीज होगा। एंड इसी वजह से बेटा हम जब अपना ब्रेक इवन का चार्ट बनाते हैं तो हम बड़े क्लियरली यहां पर टीसी की टीआर की लाइन और टीसी की लाइन इस प्रकार से लेते हैं। अब ये जो टीआर की लाइन है, आप ये मान लीजिए कि इसमें एज्यूम किया गया है कि आपका सेलिंग प्राइस सब जगह सेम ही रहने वाले। अगर बीच में सेलिंग प्राइस चेंज होगा तो आपकी ये लाइन बीच में डिस्टोर्ट हो सकती है, राइट। देन इट सेज सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आर नोन एंड कांस्टेंट। ऐसा भी इसमें हम एज्यूम करते हैं कि आपका सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पर और फिक्स कॉस्ट इन टोटलिटी सेम रहेगा। यानी कि अगर मैं कह दूं करंट सिचुएशन 10,000 यूनिट्स की सेलिंग प्राइस है मेरा मान लीजिए 20 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट लेट से 12 रुपीज, तो ये आपका बन जाता है बेटा कॉन्ट्रीब्यूशन आपका बन जाता है 8 रुपए, यानी कि 80,000 रुपीज, एंड लेट से फिक्स कॉस्ट इज 50,000, तो इट गिव्स मी अ प्रॉफिट ऑफ 30। अगर मैं कहता हूं कि प्रिपेयर अ स्टेटमेंट एट 15,000 यूनिट, तो हम हमेशा एज्यूम करके चलते हैं कि आपका सेलिंग प्राइस पर यूनिट और वीसी पर यूनिट सेम रहेगा, यानी कि कंट्रीब्यूशन 8 रुपए के हिसाब से 15,000 इंटू 8 और फिक्स्ड कॉस्ट आपका टोटलिटी में सेम ही रहेगा। तो यही पॉइंट आपको ये कहा गया कि हम हमेशा ये एज्यूम करेंगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और फिक्स्ड कॉस्ट इन टोटलिटी हमेशा कांस्टेंट ही रहेंगे, राइट। एंड लास्ट अजम्पशन, जितने भी रेवेन्यूज हैं, कॉस्ट हैं, दे कैन बी ट्रेडेड सब्ट्रैक्टेड कंपेयर्ड विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में इसका कोई योगदान नहीं है, यानी कि पैसा आज आ रहा है, कल आ रहा है, 1 साल बाद आ रहा है, हम हर पैसे को सेम ही तरह से ट्रीट करते हैं। बट इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम कहते हैं कि जो पैसा आपको आज मिल रहा है
और जो पैसा आपको 1 साल बाद मिलेगा, इन दोनों की वर्थ सेम नहीं है. वी मेक द यूज ऑफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स एक्सेट्रा टू कन्वर्ट द वेरियस वैल्यूज ऑफ मनी. राइट बच्चे? सो ये चीजें हम इस चैप्टर से याद रखेंगे. ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं. नेक्स्ट आता है बेटा चैप्टर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में जो अच्छा क्वेश्चन बनता है, पहला आपसे पूछता है लिस्ट द फाइनेंशियल एक्सपेंसेस नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट. तो कॉस्ट शीट चैप्टर जब हमने किया, काफी सारे हमने ऐसे पॉइंट्स देखे थे जो कि पॉइंट्स कॉस्ट शीट में नहीं लिए जाते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट, आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग खर्चे, जो शेयर डिबेंचर संबंधित आपके खर्चे हो गए, लॉसेज ऑफ एनी काइंड ऑन फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट, फाइन पेनल्टी एबनॉर्मल नेचर की होती है बेटा, तो ये कॉस्ट शीट में कहीं इसकी पोजीशन नहीं है. सिमिलरली डैमेजेस एंड द लीगल चार्जेस एक्सेट्रा, हमने जब एक क्वेश्चन किया था जिसमें आपको पहले ट्रेडिंग P&L, कॉस्ट शीट और फिर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना था, तो उस क्वेश्चन में भी हमने इस पॉइंट्स को जज किया था दैट दीज आर द एक्सपेंसेस टेकन ओनली इन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग. कॉस्ट शीट में इनका कोई रेलिवेंस नहीं है. सेकेंड क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा, which says when is the reconciliation statement of cost and financial accounts not required. अगर आप बच्चों को याद हो, हमने कहा था there are two system of maintaining the accounts. One is called as integral cost accounting system, the other is called as non-integral cost accounting system. Non-integral के अंदर आप कॉस्ट अकाउंट्स और फाइनेंशियल अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स बुक्स अलग अलग बनाते हैं, जिसके कारण बेटा आपको रिकंसिलिएशन की जरूरत पड़ती है. जबकि इंटेग्रल में हम कहते हैं कि आप कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स एक साथ बनाएंगे, जिसके कारण देयर इज नो नीड ऑफ रिकंसिलिएशन. तो सवाल आपसे पूछा गया है व्हेन इज द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नॉट रिक्वायर्ड, तो माय आंसर विल बी व्हेन इंटेग्रल कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इज बीइंग मेंटेन्ड. तो हम देख सकते हैं इसे लिखा भी है, व्हेन द कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स आर इंटीग्रेटेड देयर इज नो नीड टू हैव अ सेपरेट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बिटवीन द टू सेट्स ऑफ अकाउंट्स. Integration means same set of accounts fulfill the requirement of both cost and financial accounts. Right बच्चे? तो ये इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे रहते हैं. ठीक है ना? हम जानते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. थ्योरेटिकली इसमें सिर्फ चैप्टर 1 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके हमने सारे क्वेश्चन जरूर एड्रेस किए, लेकिन बाकी सभी चैप्टर में हमें सभी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है. हाँ, आप बच्चों को मैंने बुक दी है, तो आप बच्चों से तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट इतने क्वेश्चन तो आप जरूर पढ़कर जाएं. वी कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज इंटेग्रल एंड नॉन इंटेग्रल सिस्टम. तो पहला सवाल इसमें बेटा आपसे पूछा जाता है, व्हाट आर द मेन एडवांटेजेस ऑफ इंटीग्रेटेड अकाउंट्स. ऐसे तो हम ये जानते हैं कि दो प्रकार के सिस्टम है, इंटीग्रेटेड, नॉन इंटीग्रेटेड. क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि 3 बार एग्जाम में आए. What are the main advantages? Again, then integral system advantages, and again state the benefits of integrated accounting. तो मतलब तो हमने अभी जस्ट सीखा कि इंटीग्रल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ऐसा सिस्टम है जहां पर कॉस्टिंग और फाइनेंशियल को आप सेम सेट ऑफ बुक्स में ही रिकॉर्ड कर रहे हैं. अब हम देखते हैं इसके फायदे क्या होंगे. सबसे पहला फायदा, क्योंकि एक ही प्रॉफिट आपके पास है, तो रिकंसिलिएशन बनाने का आपको कोई जरूरत नहीं है. जो एफर्ट्स आपके लग रहे थे रिकंसिलिएशन बनाने में, उन एफर्ट्स की अब आपको जरूरत नहीं है, तो देयर विल बी सेविंग इन द एफर्ट्स मेड. देन इट्स इज लेस टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि एक ही सेट ऑफ बुक्स है, डिफरेंट सेट ऑफ बुक्स नहीं है, तो आपका समय भी अब कम लगेगा. वेयर अगर आप दोनों बुक्स को अलग अलग बनाते तो आपको दोनों में ही कई बार सेम चीज की एंट्री पास करनी पड़ती. जैसे कि हमने अभी ये चैप्टर प्रैक्टिकली 2 दिन पहले ही किया, तो हमने देखा था सबसे पहले लेट्स से अगर बात करो रॉ मटेरियल परचेज. अब आप जब फाइनेंशियल के रिकॉर्ड्स अलग बनाएंगे, आप तब भी इसकी एंट्री करते हैं. आप कहते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर या फिर कैश. और अगर आप कॉस्ट अकाउंट में करते हैं तो आप एंट्री करते हैं स्टोर लेजर अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट. यानी कि एक ही ट्रांजैक्शन की डुअल एंट्रीज आपको पास करनी पड़ती, तो समय भी आपका ज्यादा लगता था. अगर आप सेम सेट ऑफ बुक्स बनाओगे तो एक सिंगल एंट्री ही पास होगी, तो आपका समय भी इस केस में बचेगा. एंड इट सेज इकोनॉमिकल प्रोसेस, क्योंकि अब ऑर्गेनाइजेशन को 2 अलग अलग डिपार्टमेंट रखने की जरूरत नहीं है. एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या एक फाइनेंस प्रोफेशनल ही आपकी दोनों बुक्स बना देगा. मींस देयर विल बी सेंट्रलाइजेशन, और आपको अलग अलग अकाउंट बुक्स बनाने की जरूरत नहीं है. तो आपका जो प्रोस्पेक्टिव एक्सपेंडिचर तो वो भी आपका बेटा सेव हो सकता है. लास्ट में क्वेश्चन मैंने पुट किया, इसमें एक्सप्लेन द कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट. इफ यू रिमेंबर, हमने एक अकाउंट बनाया था बेटा GLA अकाउंट, जिसको मैंने कहा था CLC यानी कि कॉस्ट लेजर कंट्रोल भी कह सकते हैं. तो इस अकाउंट में सबसे पहले आपका क्रेडिट बैलेंस होता था इक्विवेलेंट टू द डेबिट बैलेंसेस ऑफ ऑल द अकाउंट्स, एंड देन जिस भी अकाउंट में आप एक्सपेंस करते थे. इफ यू रिमेंबर, जब हम स्टोर लेजर कंट्रोल बनाते थे, हम कहते थे स्टोर लेजर कंट्रोल टू GLA, तो GLA में लिखते थे बाय स्टोर लेजर. जब वेजेस का खर्चा करते थे, आप वेजेस में लिखते थे टू GLA,
तो जीएलए में लिखते थे बाय वेजेस कंट्रोल। तो जितने भी खर्चे होते हैं आप सब अकाउंट्स में लिखते हैं टू जीएलए और कॉरस्पॉन्डिंगली जीएलए में सभी खर्चे आ जाते हैं। यानी कि जीएलए में ब्रॉड डाउन हमेशा क्रेडिट रहेगा, एक प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी कि जितने भी आप खर्चे करोगे सभी क्रेडिट होंगे। जब आप सेल्स करोगे तो सेल्स डेबिट होगी एंड जो प्रॉफिट आएगा इसमें प्रॉफिट का अमाउंट भी डेबिट होगा एंड बैलेंस कैरिड ऑन में जो बचेगा इट विल अगेन विल हैव द क्रेडिट बैलेंस। राइट बच्चे, इसको पढ़ लेंगे एक बार। दिस अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज जीएलए अकाउंट। टू कंप्लीट द डबल एंट्री ऑल आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट वी जस्ट सॉ। देन ऑन नेक्स्ट शीट सेल्स आर डेबिटेड टू दिस अकाउंट, बिल्कुल ठीक। नेट प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो भी इसी अकाउंट में आएगा। नेट प्रॉफिट डेबिट और लॉस बेटा आपका होता है इसमें क्रेडिट। एंड देन ओके इसमें एक मिस्टेक हमारी हो गई, इसमें एक मिस्टेक हो गई है, सॉरी यहाँ पे मैंने कुछ इसमें प्रॉब्लम लिख दी है। हाँ जी, इसमें इतना ही लिखे, इतना आपके लिए एग्जाम के लिए ठीक रहेगा कि हाँ सेल्स भी इसमें आएगी और प्रॉफिट एंड लॉस भी आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस कैसे है वो मैं आपको याद दिला दूं। ये देखिए कॉस्टिंग P&L अकाउंट आप बनाते हैं तो आप यहाँ पर लिखते हैं बाय सेल्स। आपका अगर प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट इधर आएगा जिसको आप लिखेंगे टू जीएलए, और अगर लॉस आता है तो बाय जीएलए लॉस यहाँ आएगा। तो अकॉर्डिंगली बेटा कॉस्टिंग P&L में आप लिखते हैं जीएलए, तो जीएलए में बाय कॉस्टिंग P&L प्रॉफिट होगा तो यहाँ, और अगर आपका लॉस होगा तो लॉस शैल बी रिटर्न ऑन दी डेबिट साइड, और बैलेंसिंग फिगर आपकी यहाँ पर इस प्रकार से आती है। राइट, सो यही हम यहाँ पर कहते हैं सेल्स आर डेबिटेड टू दिस अकाउंट, और नेट प्रॉफिट लॉस भी यहीं पर आएगा। प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट, हाँ लॉस होगा तो इस अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। राइट, एंड जो बैलेंस होगा एट द एंड वो क्या शो करेगा, इट रिप्रेजेंट द नेट टोटल ऑफ ऑल द बैलेंसेस ऑफ द इम्पर्सनल अकाउंट। बेसिकली जो स्टोर लेजर कंट्रोल है, WIP और FG है, जितना उन तीनों का इंडिविजुअल बैलेंस होगा उनका सम टोटल आपका GLA अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट चैप्टर आता है बेटा सर्विस कॉस्टिंग। थ्योरेटिकली बिल्कुल भी साउंड नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर पूछा जा चुका है एग्जाम में एक बार। एक्सप्लेन ब्रीफली व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस ऑपरेटिंग कॉस्टिंग एंड हाउ आर कंपोजिट यूनिट्स कंप्यूटेड। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग यानी कि सर्विस कॉस्टिंग का क्या मतलब है, इट्स अ मेथड ऑफ असर्टेनिंग द कॉस्ट्स ऑफ प्रोवाइडिंग और ऑपरेटिंग अ सर्विस। क्योंकि ये सर्विस कॉस्टिंग है तो जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसका चार्ज फाइंड आउट करने के लिए जो मेथड आप यूज करते हैं हम कह सकते हैं दैट विल बी कॉल्ड एज द ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था कि आप अगर होटल में ठहरते हैं तो पर रूम पर डे के हिसाब से लिया जाएगा। अगर आप बाय बस या बाय ट्रेन या बाय एयर ट्रेवल करते हैं तो टिकट का रेट पर टिकट फिक्स किया जाता है। दिस मेथड इज अप्लाइड बाय दोज इंडस्ट्रीज विच प्रोवाइड द सर्विसेज रादर देन द प्रोडक्शन। जैसे कि ओला एंड उबर की हम बात कर सकते हैं। राइट, एग्जाम्पल के लिए ट्रांसपोर्ट कंपनीज हो गई, गैस एंड वाटर वर्क डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एक्सेट्रा। तो क्योंकि यहाँ पर सभी सर्विस सेक्टर में आ गए हैं तो जो मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज करते हैं उसे सर्विस कॉस्टिंग ही कहा जाता है। एंड देन इट आस्क फॉर द कॉम्पोजिट यूनिट। अगर आपको याद हो कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कॉम्पोजिट यूनिट जो दो यूनिट से मिलकर बनता है, जैसे कि टन किलोमीटर, पैसेंजर किलोमीटर, रूम डेज। तो व्हेन two units are merged into one, it is called composite units. And composite unit means either it may be ton, kilometer, quintal, etc. इसको हमने दो तरीके से बेटा फाइंड आउट भी करना सीखा था, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर एंड कॉमर्शियल टन किलोमीटर। तो जो हमने फॉर्मूला सीखा था वो सेम फॉर्मूला आप इसके अंदर लिख सकते हैं रादर देन लुकिंग फॉर द इंग्लिश। अगर मैं आपको याद दिलाऊं, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर होता था नंबर ऑफ टन्स कैरिड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ किलोमीटर, जहां पर हम एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट टन और किलोमीटर लेते थे। लेकिन कॉमर्शियल टन किलोमीटर के लिए हम कहते थे कि जितने भी टन्स हैं आप इनका एवरेज कर लीजिए। सो एवरेज नंबर ऑफ टन्स कैरिड एंड मल्टीप्लाई बाय द, यहां पर हम रखते थे टोटल डिस्टेंस इन किलोमीटर्स। तो ये फॉर्मूला जो मैंने आपको सिखाया था वही फॉर्मूला आप सेम टू सेम इसमें लिखकर आ सकते हैं। लास्ट हमारे सामने आता है बेटा ABC। लास्ट हमारे सामने आता है इसमें ABC। क्योंकि ये फ्रेश चैप्टर है, आज तक तो इसका हमारे पास कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, तो हम इसमें इसका मीनिंग जरूर जान लेते हैं अच्छे से। एग्जाम में आ सकता है कि ABC, व्हाट डू यू मीन बाय ABC एंड इंपॉर्टेंट फीचर्स। तो ABC इज अ कॉस्टिंग सिस्टम विच फोकसेस ऑन द एक्टिविटीज परफॉर्म्ड टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट। कल ही हमने चैप्टर किया, थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिकली मैं आपको बता दूं।
तो हमने कहा ये चैप्टर इवॉल्व हुआ ड्यू टू द यूज ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, क्योंकि इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट की कॉस्ट को एब्जॉर्ब कराने के लिए डिफरेंट बेसिस यूज करती थी, लेकिन यूजली जो बेस होता था वो पूरे डिपार्टमेंट के लिए एक ही होता था। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम ये कहते थे, लेट्स से इफ दिस इज अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, तो पूरे डिपार्टमेंट के लिए एक सिंगल बेस यूज होगा, विच मे बी आइदर डायरेक्ट लेबर आवर्स, विच मे बी आइदर मशीन आवर्स एक्सेट्रा। जबकि एबीसी ये कहता है कि डिपार्टमेंट का जितना खर्चा हुआ है, इस खर्चे को डिफरेंट एक्टिविटीज में आप डिवाइड कीजिए, हर एक्टिविटी को पहचानिए, हर एक्टिविटी से संबंधित एक्सपेंस को पहचानिए, और हर एक्टिविटी के लिए एक डिफरेंट बेस चूज करिए जिसको कि हम कहेंगे कॉस्ट ड्राइवर। तो एबीसी वर्क्स ऑन द बेस ऑफ एक्टिविटीज रादर देन हैविंग अ सिंगल रेट फॉर द फुल डिपार्टमेंट। तो ABC is a system which focuses on activities performed in which the costs are first traced to activities and only then to the product। तो पहले आप इसमें ब्रेक कर लेंगे, कॉस्ट को सीधा प्रोडक्ट पर नहीं लेके जाएंगे, पहले एक्टिविटी में ब्रेक करेंगे और उसके बाद ही ये कॉस्ट प्रोडक्ट तक पहुंचेगी। तो ये मेथड ये एज्यूम करता है कि आपकी जो कॉस्ट है वो डिपार्टमेंट की वजह से नहीं है, वो किसकी वजह से है, एक्टिविटीज की वजह से है। एंड देन इट सेज इट assigns the cost to activities first rather than to the products। And now this is something important. ABC is a technique which involves identification of cost with each cost driving activity। क्योंकि हमने कहा कि हर एक्टिविटी के लिए एक कॉस्ट ड्राइवर होगा, मतलब एक्टिविटी ड्राइव्स द कॉस्ट एंड मेकिंग इट एज अ बेसिस फॉर अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट। यहां पर आप ब्रैकेट में कॉस्ट ड्राइवर लिख सकते हैं, राइट। इट देन असाइंस द कॉस्ट टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स। तो मेन इसमें ध्यान क्या रखना है कि कॉस्ट पहले एक्टिविटी में जाएगी, उसके बाद कॉस्ट ऑब्जेक्ट में जाएगी। कॉस्ट ऑब्जेक्ट मींस वी में से आइदर द प्रोडक्ट और द सर्विस डिपेंडिंग अपॉन किस तरह का बिजनेस आप करते हैं, राइट। तो एबीसी क्या करता है, सिंपली बात हम कह सकते हैं कॉस्ट है, ये प्रोडक्ट है, तो कॉस्ट प्रोडक्ट पर नहीं जाएगी, पहले कॉस्ट को आप एक्टिविटी पर रोकोगे, एक्टिविटी से संबंधित कॉस्ट फाइंड आउट करोगे, उस कॉस्ट के लिए कॉस्ट ड्राइवर होगा, उसके बाद आप इसको प्रोडक्ट पर एलोकेट कराएंगे रादर देन टेकिंग द कॉस्ट डायरेक्टली टू द प्रोडक्ट, राइट बच्चे। जो हमने इसमें मीनिंग पढ़ा है सेम पॉइंट्स आप फीचर्स में लिखेंगे, सही माना जाएगा बिल्कुल। हाँ, ये क्वेश्चन हम जरूर कर लेते हैं जी, डिफरेंस बिटवीन एबीसी एंड ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। ट्रेडिशनल मतलब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ये लीजिए, ये देखिए, तो असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट अगर बात करें, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में कॉस्ट आर असाइन्ड स्ट्रेट अवे टू द कॉस्ट यूनिट, दैट इज प्रोडक्ट्स, जॉब्स, आवर्स एक्सेट्रा। आप एब्जॉर्प्शन के लिए कोई भी बेस यूज करते हैं और एकदम से उसको प्रोडक्ट पर शिफ्ट करते हैं, लेकिन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हम कॉस्ट को सीधा बेस करेंगे कॉस्ट ऑब्जेक्ट पर, दैट इज मे बी कस्टमर, प्रोडक्ट, सर्विस एक्सेट्रा, लेकिन पहले आप एक्टिविटी पर इसको ब्रेक करते हैं। सो इट सेज आप ओवरहेड को रिलेट कैसे करते हैं, this method relates overheads to the cost centers, that is location। location basically means department। हर डिपार्टमेंट का एक अलग रेट निकाला जाता है, जबकि एबीसी कहता है that overheads are to be related to the driver। हर एक्टिविटी को ड्राइव कुछ करेगा और उसको हम कॉस्ट ड्राइवर बोलेंगे। इसमें जो आप रेट्स फाइंड आउट करेंगे वो हर एक्टिविटी के लिए करते हैं, तो एक्टिविटी वाइज कॉस्ट ड्राइवर्स आर डिटरमिन्ड। जबकि आप ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में सिर्फ एक ही ड्राइवर सोचते हैं हमेशा, जो कि आर्स है, जबकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, या तो लेबर आर के बेस पर करोगे या फिर मशीन आर के बेस पर, यानी कि दोनों ही सिचुएशन में आप सिर्फ और सिर्फ ये मानते हैं कि टाइम के अलावा और कोई बेस ही नहीं हो सकता है। जबकि एक्टिविटी में ऐसा नहीं है, जो भी एक्टिविटी होगी हर एक्टिविटी के लिए बेस होगा। अगर आपको याद हो कल हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें नंबर ऑफ बैचेस ऑफ मटेरियल, नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस, वेट ऑफ मटेरियल, तो तरह तरह के बेस बन सकते हैं। रिकवरी रेट की बात करें तो इसमें या तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ही रेट होगा, सिंगल रेट, या फिर हर डिपार्टमेंट के लिए मैक्सिमम अलग अलग रेट बना दोगे। लेकिन एबीसी तो फर्दर ये कहते हैं कि हर डिपार्टमेंट के लिए भी हम एक्टिविटीज वाइड डिवाइड करेंगे और हर एक्टिविटी का अलग अलग रेट फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि आपको ना चाहते हुए भी एबीसी के अंदर डिपार्टमेंट की कॉस्ट को डिफरेंट एक्टिविटीज में बांटना पड़ रहा है। तो जब आप ऐसा एनालिसिस करते हैं, आपको उस समय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मिलती है कि कौन सी एक्टिविटीज इनमें से वैल्यू एडेड हैं और कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो कि नॉन वैल्यू एडेड हैं।
कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी हो सकती हैं जो कि किसी प्रकार की वैल्यू एड नहीं कर रही, लेकिन वो होती ही जा रही थी क्योंकि वो पहले से होती आई हैं और किसी ने उनके ऊपर ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन अब जब आप एबीसी एनालिसिस कर रहे हैं, बिकॉज यू नीड टू हैव द नॉलेज ऑफ एक्टिविटीज, तो आपने जब एक्टिविटीज में बाइफरकेट किया, आपके सामने ऐसी एक्टिविटी आई जिसकी वजह से कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा, लेकिन खर्चा उस एक्टिविटी पर जरूर हो रहा है, तो हम उस एक्टिविटी को खत्म करके अपने खर्चे को कम कर सकते हैं। तो एसेंशियल एक्टिविटीज कैन बी सिंप्लीफाइड, अननेसेसरी एक्टिविटीज कैन बी एलिमिनेटेड, जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट मिनिमाइज होंगी, जबकि ट्रेडिशनल कॉस्टिंग ऐसा कोई स्कोप हमें ऑफर नहीं करता है। राइट तो ये क्वेश्चन में आप कम से कम 3 से 4 पॉइंट याद रखेंगे। इट कैन बी अ हिट क्वेश्चन इन द एग्जाम। राइट बेटा, तो ये हमारा थ्योरी का एंगल रहा।